जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज जो हमारा सीसेट के में कॉम्प्रिहेंशन का जो है फर्स्ट डे है। मतलब आज हम जो कॉम्प्रिहेंशन का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, आज हमारा ये फर्स्ट डे होगा। और कॉम्प्रिहेंशन सबको पता है क्या है और किस एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, सभी जानते हैं। मतलब एक तरह देखा जाए तो ये मार्क्स स्कोरिंग टॉपिक है जिसमें आप अपने मार्क्स बना सकते हैं। ठीक है। एक सिर्फ पैसेज को रीड करके, लेकिन रीड जो करना है वो केयरफुली रीड करना है। तो वही सारी चीजें आज हम यहाँ पर देखेंगे। या कई लोग कहते हैं कि पैसेज को समझने के लिए ट्रिक्स बता दो। ठीक है। एक्चुअल देखा जाए तो पैसेज को समझने का कोई ट्रिक्स नहीं है, डिपेंड करता है वो पैसेज किस टाइप का है। तो यही सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट, और याद रखिए कभी भी जो पैसेज आता है आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स के अंदर, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, वो करंट अफेयर से ही कोरिलेट करके आता है मैक्सिमम टाइम। और करंट अफेयर के टॉपिक को समझना, मतलब एक तरह से आप सभी द हिंदू को तो रीड करते ही होंगे, उम्मीद तो मैं यही करूंगा। ठीक है। तो द हिंदू सबको पता है इंग्लिश में आता है। और कई लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि सर वो इंग्लिश में हिंदी में कैसे समझे। और हिंदी मीडियम वाले एग्जाम में भी हिंदी में ही अनुच्छेद देखते हैं, ढूंढते हैं कि हिंदी में मिल जाए, हम उसे आसानी से कर सकें। तो यहाँ पर एक्चुअली हिंदी और इंग्लिश का जो डिफिकल्टी है या लोगों को जो समझने में प्रॉब्लम आ रही है वो क्यों आती है, और क्या चीज सही है, किस वे में हम लेके जाएं, कैसे करें कि वो सारी चीजें हमारे लिए बेस्ट होगी, उन्हीं चीजों पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए कॉम्प्रीहेंशन जो है, एक्चुअली कॉम्प्रीहेंशन जो है आपका क्या करता है, कॉम्प्रीहेंशन जरूरी क्यों, कॉम्प्रीहेंशन का मीन्स क्या होता है। एक्चुअली कॉम्प्रीहेंशन एक अंडरस्टैंडिंग सबसे बना है, मतलब जिसका मतलब ही समझना होता है। किसी चीज को आप किस वे में समझते हैं, आप कितने डीपली उसे समझ रहे हैं, कॉम्प्रीहेंशन ये इंडिकेट करता है। कॉम्प्रीहेंशन या पैसेज को रीड करने से आपका क्या होगा। देखिए कॉम्प्रीहेंशन रीड करते समय आपको किन चीजों का ध्यान देना है या क्या करना है, ये सारी चीजें। सबसे पहले अगर किसी कॉम्प्रीहेंशन को आप रीड करते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर पहली लाइन ही लिखी रहती है, रीड द पैसेज केयरफुली। जैसे कि मैं आपको एक कॉम्प्रीहेंशन आपके स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूं, जस्ट ए मिनट। शायद स्क्रीन शेयरिंग चालू हो गई है, स्टार्ट हो गई होगी, दिख रहा होगा आप लोगों को। जी सर। किसी भी कॉम्प्रीहेंशन की स्टार्टिंग में यही लाइन लिखी होती है, रीड द पैसेज केयरफुली। ठीक है। तो रियलिटी में पैसेज को रीड तो करना पड़ेगा ही, अगर किसी कॉम्प्रीहेंशन को समझना है तो केयरफुली ही रीड करना पड़ेगा। ठीक है। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो यहाँ पर क्या है, ये जो पैसेज रीड करना है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, केयरफुली रीड करना है। लेकिन अब कई बार होता क्या है, हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन का आंसर, और देखिए होता क्या है, सबसे पहले मैंने एक तो बताया कॉम्प्रिहेंशन करते समय एक तो रीड जो करेंगे वो हम केयरफुली रीड करेंगे। नंबर टू क्या है, वहां पर डेट हो या कुछ भी, कोई टॉपिक है मेन, पहले तो आप उसके टाइटल को समझने की कोशिश कीजिए कि कॉम्प्रिहेंशन कहना क्या चाह रहा है, किस बारे में कहना चाह रहा है। ठीक है। अगर आपको टाइटल ही नहीं समझ में आएगा तो आपको कॉम्प्रिहेंशन फिर पढ़ना है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन जो बन जाते हैं ना टाइटल से ही बना देता है कि व्हाट इज द टाइटल ऑफ द कॉम्प्रिहेंशन या व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पैसेज। ठीक है। तो अगर आपको टाइटल ही नहीं पता, अब ठीक है आप लोग, जैसे मैंने आप सभी को दिया था 27 अगस्त का करंट अफेयर्स का एक एडिटोरियल दिया था। एडिटोरियल मैंने कहा था जो भी आर्टिकल एडिटोरियल आपको रीड करना है। अब आप लोगों ने क्या रीड किया वो आप जानते हैं, आपने कितना समझा वो आप जानते हैं। उस चीज का आकलन अभी हो जाएगा कि आपने सच में पढ़ा है या उस चीज को उतने डीपली लिया भी है या नहीं। देखिए कॉम्प्रीहेंशन पैसेज को बनाना और उस पर क्वेश्चन ढूंढना और प्लस उसके आंसर निकालना, ये बहुत बड़ी बात है। यहां पर आपके सामने जो कॉम्प्रीहेंशन है या जो पैसेज है, अनसीन पैसेज है, यहां पर इसके क्वेश्चन बहुत इजी है, मैंने ये बिल्कुल बेसिक से उठाया है। अगर कॉम्प्रीहेंशन करते हैं किसी भी तैयारी, कॉम्प्रीहेंशन आपका इजी तभी होगा जब जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा वो इजी लगता जाएगा। आप सोचेंगे एक दो क्लासेस में या 5-6 क्लासेस में आपको समझ में आ जाए और सारे पैसेज आप आसानी से सॉल्व कर सके, तो ये इम्पॉसिबल है। कॉम्प्रिहेंशन को करते समय बस इतना ध्यान रखना है, एक तो कॉम्प्रिहेंशन क्या बढ़ाता है, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा, नए नए वर्ड्स आपको सिखाएगा। जो मीनिंग्स में दिक्कत होती है लोगों को, वो मीनिंग्स भी यहाँ पर आप लोग सीखेंगे।
और प्लस करंट अफेयर से आप अपडेटेड रहेंगे। ये भी चीज है, जब करंट अफेयर करेंगे तो अनसीन पैसेज या कोई भी कॉम्प्रिहेंशन है आप आसानी से कर सकते हैं। मैं पहले आप लोगों को लेता हूं, जो सिंपल सी बात है, इस पैसेज को नहीं ले रहा मैं, करंट अफेयर जो मैंने आप लोगों को टॉपिक दिया था 27 अगस्त का, ठीक है, उसमें एडिटोरियल थे, 2 एडिटोरियल थे, इंपॉर्टेंट थे। 2 एडिटोरियल में एक रिस्क एंड रिवॉर्ड्स का एडिटोरियल था। क्या आप लोगों ने उसे रीड किया था? क्या किसी ने भी उसे रीड किया है उस एडिटोरियल को? नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए टाइम की बात है, मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोग आज 5 घंटे पढ़ रहे हैं या डेली का आप लोगों ने 4 घंटे या 3 घंटे का शेड्यूल बना रखा है, तो आप करंट अफेयर को ऐड और कीजिए, उसमें बेशक से आधे घंटे ही ऐड कीजिए। एक दिन नहीं ऐड करना है आपको, डेली ऐड करना है। डेली का मतलब है डेली। अगर कोई इमरजेंसी वर्क आ रहा है तो वो टाइम बेशक से, अगर मान लो आपने आज 5 बजे किया, इमरजेंसी वर्क की वजह से आज 5 बजे नहीं कर पाए, तो आप 6 बजे कीजिए, 7 बजे कीजिए, लेकिन करना है। जैसे आपको चलने के लिए, वर्क करने के लिए आपको एनर्जी की जरूरत है और उसके लिए आप डेली खाना खाते हैं, चाहे वो लेट खाएं, तो ऐसे ही आपको इसे भी, चाहे लेट खाओ या कैसे भी, आपको खाना खाना ही है। करंट अफेयर का करना है तो करना है। अगर आपको कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करना है तो करंट अफेयर के बिना आप नहीं कर सकते। इकोनॉमी, पॉलिटी, दोनों करंट अफेयर से कोरिलेट करके क्वेश्चन पूछता है। अगर आप करंट अफेयर से अपडेटेड ही नहीं है तो आप आधे क्वेश्चन को छोड़ के आ जाएंगे, गारंटी दे रहा हूं। तो देखिए मैं अब आपके सामने एडिटोरियल ओपन कर रहा हूं, जो एडिटोरियल मैंने आप लोगों को दिया है उसे शो करता हूं, और उसी को हम लोग पहले पढ़ते हैं, समझते हैं। किसी भी एडिटोरियल को अगर मैं मान लो ट्रांसलेट करके आपके सामने हिंदी में रख दूं तो वो भी आसान चीज है, लेकिन उसका फायदा क्या है? आपके जो वर्ड्स के जो वोकैबुलरी है, वो जो आप सीखोगे नए नए वर्ड्स, वो नहीं सीख पाओगे। और कभी भी द हिंदू हिंदी में तो आता नहीं है, तो आदत भी आपको बनानी पड़ेगी। ये देखिए स्क्रीन शेयर हो चुकी है, मैं इसका साइज थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ गाइस। शो हो रहा है क्या सभी को? यस सर। देखिए ये टॉपिक था हमारा, ये एडिटोरियल से एक टॉपिक उठाया है। अब इस टॉपिक को आप किस वे में पढ़ रहे हैं, कितनी नॉलेज है, या आपकी मीनिंग्स कितना आता है, डिपेंड उस पर करता है। ऐसा नहीं कि आपको अगर मान लीजिए इंग्लिश नहीं आती तो आप इसे समझ नहीं सकते। अरे बहुत आसानी से समझ सकते हैं, बस प्रैक्टिस चाहिए। आज नहीं समझोगे, आज ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, आप 10 दिन लगातार किसी भी टॉपिक को या डेली बेसिस से नए नए टॉपिक को करते जाओ। आज एक वर्ड नहीं आ रहा है, उस वर्ड को आप 10वें दिन ऑटोमेटिक सीख जाओगे। इंग्लिश नहीं आता, हिंदी से इंग्लिश बनाना या इंग्लिश से हिंदी बनाना नहीं आता, कोई इशू नहीं है, ठीक है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। हमें करना क्या है और कैसे करना है और किस वे में समझना है, वो सारी चीजें देखिए। ये जो यहाँ पर टॉपिक मैंने या जो एडिटोरियल उठाया है करंट अफेयर का है, 27 अगस्त का है। इसमें मैं आपको कुछ ऐसे वर्ड्स बताऊंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, नए नए वर्ड्स होंगे, उनके सिनोनिमस भी बताऊंगा मैं, अपोजिट भी एक आध के बताऊंगा, और प्लस उसके साथ ही आपको इसका ट्रांसलेशन भी बताऊंगा। और जो भी आप पढ़ोगे बस इतना ध्यान रख के वो केयरफुली रीड करना है, ताकि हमें क्वेश्चन करते समय आसानी हो जाए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है जो हमारा करंट अफेयर का, जो एडिटोरियल लिया है मैंने, रिस्क एंड रिवॉर्ड्स है, और जो कि कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के रूप में दिया हुआ है। और इसी पैसेज से आपको पढ़ के आपको क्वेश्चन एंड आंसर, जो है क्वेश्चन दिया उसका सॉल्यूशन करना, आंसर देना। तो देखिए, फॉलोइंग थ्रू दी, एक मिनट पेंसिल का कलर चेंज कर लेते हैं। लिखा है फॉलोइंग थ्रू ऑन दी बजट प्लान्स टू मोनेटाइज पब्लिक एसेट इन ऑर्डर टू फंड फ्रेश कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। पढ़ने से पहले आप टाइटल देख ले, टाइटल क्या कह रहा है। इसका टाइटल साफ साफ दिया हुआ है, रिस्क एंड रिवार्ड। कोई चीज है, किसी चीज के बारे में बात की गई है तो उसके रिस्क के बारे में भी बात किया गया है कि क्या क्या कठिनाइयां आ सकती है और क्या क्या अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। ये दोनों चीजों के बारे में इस पैसेज में बताया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। टाइटल हमें पता लग गया, इसका टाइटल है रिस्क एंड रिवॉर्ड, मतलब कठिनाइयां और उनके परिणाम। अगर अच्छा काम करते तो उनके इनाम या परिणाम क्या हो सकते हैं, अच्छी चीजें क्या बेनिफिशियल हो सकती है उससे हमें, वो सारी चीजें।
तो लिखा है फॉलोइंग थ्रू ऑन द बजट प्लान। देखिए फॉलोइंग थ्रू ऑन मतलब कोई चीज है, कोई काम कर रहे हैं, उसी चीज का अनुसरण करते हुए या उसी चीज के आगे बढ़ाते हुए, फॉलोइंग थ्रू ऑन का मतलब है ऑन दी बजट प्लान, बजट के जो भी प्लान है, योजना है, किस चीज की योजना है, बजट से संबंधित या बजट के प्लान की क्या योजना है, टू मोनेटाइज पब्लिक एसेट्स, पब्लिक एसेट्स को, जो आपकी सार्वजनिक संपत्ति है, ठीक है, उन चीजों को मोनेटाइज करने की। गाइस अभी कल परसों की बात है, एक सर डेमो दे रहे थे, आप लोगों ने सुना था कि रेड फोर्ट को भी मतलब यानी कि एक तरह से लीज पर देने की बात चल रही है या दे दिया गया है। यस सर। ठीक है, तो वो क्या है, वो जो टॉपिक है ना वो इसी से संबंधित है। इसमें आप लोग समझ जाएंगे कि क्या गवर्नमेंट चाह रही है या गवर्नमेंट क्या कर रही है, कैसे कर रही है, वो सारी चीजें हैं। तो यहां पर बताया गया है कि फॉलोइंग थ्रू ऑन द बजट प्लान टू मोनेटाइज पब्लिक एसेट्स इन ऑर्डर टू फंड फ्रेश कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब बजट प्लान जो था उसी को फॉलो अप, उसके लिए जो प्लानिंग कर रखी थी उसी को फॉलो करते हुए किस चीज, टू मोनेटाइज पब्लिक एसेट, सार्वजनिक संपत्तियों को मोनेटाइज कर। अब मोनेटाइज करना क्या होता है? मोनेटाइज देखिए, कोई ऐसी चीजें या कोई भी इंस्टीट्यूशन है, सपोज कीजिए उससे अभी वो नॉन रिवेन्यू, मतलब उससे कोई आय वाय नहीं आ रही है, तो आप चाहते उससे आय आए, तो उसके लिए वो आय आना ही, या आय के लिए आप जो काम करेंगे या आय के लिए उसका जो भी स्वरूप बदलेंगे उसे ही मोनेटाइजेशन कहा, मतलब आय का स्रोत बनाना मोनेटाइजेशन हो गया। तो पब्लिक बजट प्लान को मोनेटाइज करने, सॉरी पब्लिक एसेट्स को मोनेटाइज करने के लिए क्यों मोनेटाइज कर रहे हैं? ताकि फंड मिले, टू इन ऑर्डर टू फंड, मतलब उन्हें वो फंड मिले, आय मिले, फ्रेश कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब ये है, अच्छा कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब आप लोग बताइए क्या होता है? ये तो नॉर्मल मीनिंग है, बताइए कोई भी बता दीजिए। सर जितना उनके पास है ऑलरेडी कैपिटल, मतलब मनी है, पूंजी उसको का किस हिसाब खर्च। से कैसे खर्च कर रहे हैं, जी जी पूंजी एक्सपेंसेस खर्च। कैसे मेंटेन कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। एक्चुअल इसके जो पैसे है, एक्सपेंडिचर खर्चा होता है, और कैपिटल मतलब पूंजी, मतलब पूंजी का निवेश। ठीक है, पूंजी का निवेश हो गया कि पूंजी निवेश जो है हम लोग कैसे करते हैं या क्या है उसके बारे में तो बताया यही गया है। पूरी लाइन को मैं वापस रिपीट कर रहा हूं कि बजट प्लान को फॉलो अप करते हुए पब्लिक एसेट्स को मोनेटाइज करने के लिए, मतलब जो बजट प्लान को फॉलो अप किया जा रहा है ताकि हमें उससे फंड मिल सके, ठीक है, जो आधारभूत, जो भी चीजें आधारभूत है उस पर पूंजी निवेश के द्वारा। तो कैसे? द गवर्नमेंट हैज रिलीज्ड एन एग्जीक्यूटिव लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। लिखा है द गवर्नमेंट हैज रिलीज, मतलब गवर्नमेंट ने एक रिलीज किया, क्या रिलीज किया है? एग्जॉस्टिव लिस्ट। एग्जॉस्टिव का मतलब होता है गाइज विस्तृत, मतलब एक वाक्यिक रूप में, मतलब काफी ज्यादा आपको डिस्क्रिप्टिव दे रखा है, उसी को कहा जाता है एग्जॉस्टिव। ठीक है, ये या फिर ऑल इंक्लूसिव भी कह सकते हो, ऑल इंक्लूसिव जिसमें सारी चीजें सम्मिलित हो उसको भी कहा जा सकता है। अगर यहाँ पर मान लीजिए आपसे पूछा जाए एग्जॉस्टिव का सिनोनिमस क्या है और ऑप्शन में ऑल इंक्लूसिव है तो आप उस पर टिक कर सकते हैं। आगे क्या बढ़ते, सिनोनिम बताया सर आपने? इसका मीनिंग है विस्तृत या डिस्क्रिप्टिव भी कह सकते हैं आप। ठीक है, एंड फैसिलिटीज टू बी ऑफ, सॉरी फैसिलिटीज टू बी ऑफर्ड है, ये अलग अलग है इसमें, ऑफर्ड प्राइवेट इन्वेस्टर ओवर द नेक्स्ट 4 ईयर। देखिए क्या कहा है, गवर्नमेंट ने एक ऐसी सूची जारी की है, एक ऐसी विस्तृत सूची जारी की है उन प्रोजेक्टों की या उन फैसिलिटीज की या उन उपलब्धियों की जो ऑफर्ड किए जा रहे हैं प्राइवेट इन्वेस्टर्स को, ठीक है, ओवर द नेक्स्ट 4 ईयर, आगे के 4 सालों के लिए। आगे है व्हाट डिस्टिंग्विशेस, इस डिस्टिंग्विशेस का मतलब गाइस होता है डिफरेंशिएट करना, किसी चीज को अलग करना। ठीक है, तो इसका भी सिनोनिमस अगर चाहे तो डिफरेंशिएट कर सकते हैं, मतलब हो गया किसी चीज से अलगाव या अलग करना। व्हाट डिस्टिंग्विशेस इट, मतलब क्या चीज इसे अलग करती है फ्रॉम द न्यू पब्लिक सेक्टर डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी। देखिए इन्वेस्टमेंट तो सबको पता है, निवेश करना, और डिस इन्वेस्टमेंट मतलब विनिवेश करना। विनिवेश मतलब सपोज कीजिए आपने किसी कंपनी का कोई शेयर खरीदा, पैसा निवेश किया, तो वो इन्वेस्टमेंट हो गया, लेकिन कल को वो आप शेयर बेच देते हैं, ठीक है, तो वो डिस इन्वेस्टमेंट हो गया।
तो यहां पर यही बताया गया है कि व्हाट डिस्टिंग्विशेस इट, क्या इसे अलग करता है, ठीक है, व्हाट फ्रॉम द न्यू पब्लिक सेक्टर डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी, मतलब न्यू पब्लिक सेक्टर के जो विनिवेश की जो नीति है उससे ये अलग कर रहा है कि दैट ए चेंज ऑफ ओनरशिप इज नॉट एनविसेज्ड, कि जो यहां पर ओनरशिप चेंज हो रही है इज नॉट ए एनविसेज्ड। एनविसेज्ड का मतलब वैसे गाइस होता है किसी चीज की कल्पना करना, या पूर्वानुमान भी कह सकते हैं, या पूर्व आकलन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर अब पूरी लाइन को मैं रिपीट कर रहा हूं, मीनिंग मैंने आपको जो जो इसमें थे डिफिकल्ट वो बता दिए, अब पूरी लाइन का एक साथ मीनिंग निकालते हैं। क्या बनता है कि व्हाट डिस्टिंग्विशेस इट फ्रॉम द न्यू पब्लिक सेक्टर डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी इज दैट ए चेंज ऑफ ओनरशिप इज नॉट एनविसेज्ड। मतलब यहां पर यह बताया गया है कि क्या चीज है जो इसे डिफरेंशिएट कर रहा है, अलग कर रहा है, कि जो न्यू पब्लिक सेक्टर की जो विनिवेश की नीति है, ठीक है, एक ओनरशिप बदलने का है, इज दैट ए चेंज ऑफ ओनरशिप, जिसमें मतलब मालिकाना हक जो है वो एक बदलाव है, केवल मालिकाना हक केवल बदला जा रहा है, ठीक है, इज नॉट एनविसेज्ड, इस चीज के बारे में कोई कल्पना नहीं की गई है, इसका कोई अंदाजा भी नहीं लगाया गया है या आकलन नहीं किया गया है। द गवर्नमेंट एस्टिमेट्स दीज एसेस्ट, गवर्नमेंट ने इसके लिए जो मतलब जो एस्टिमेट्स अंदाजा लगाया या क्या कौन कौन सी चीजें जिसे इनमें शामिल किया है वो क्या है, एयरपोर्ट हो गया, कोल माइंस हो गए, हाईवेज हो गए, ठीक है, अर्बन ट्रैक्ट्स हो गए, स्टेडिया जो है स्टेडियम का प्लूरल है, आप कह सकते हो स्टेडिया जो है स्टेडियम के लिए यूज किया है, होटल्स हो गए, ये सारी चीजें। तो गवर्नमेंट ने जो एसेट इसमें शामिल किया है कि एयरपोर्ट, कोल माइन, हवाई अड्डे, कोयले के खान हो गए, या हाईवे की हो गए, या फिर आपके अर्बन ट्रैक्स हो गए, शहरी ट्रैक्स हो गए, स्टेडियम हो गए, होटल्स हो गए, ये बताया कि इनसे लगभग 5.96 लाख करोड़ की टू फैच अराउंड का मतलब होता है, फैच करना मतलब किसी को क्या करना होता है बताइए, सर सुना होगा, ड्रॉ ड्रॉ बिल्कुल, ठीक है, किसी चीज को मतलब हिंदी में हमने इसे आहरण पढ़ा होगा, ठीक है, और ड्रॉबैक भी होता है, ठीक है, और फैच अराउंड मतलब जिससे 5.96 लाख करोड़ की अर्निंग हो सकती है, ठीक है, कमाई हो सकती है थ्रू स्ट्रक्चर्ड एज, गाइस यहां पर सब में लीजिंग, मिस्टेक है, सर लीजिंग है, हाँ ये लीजिंग है, एक साथ है, थ्रू द स्ट्रक्चर्ड लीजिंग एंड सिक्योरिटाइजेशन ट्रांजेक्शन, किसके जरिए, एक मतलब यानी कि अच्छे ढंग से, स्ट्रक्चर्ड का मतलब है वेल ऑर्गेनाइज्ड, स्ट्रक्चर्ड का यहां पर मतलब है वेल ऑर्गेनाइज्ड, मतलब एक अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करके, लीजिंग करके, उसको लीज पर देकर, या फिर सिक्योरिटाइजेशन ट्रांजैक्शन के द्वारा ये सारी चीजें करके हम उससे 5.96 लाख करोड़ की अर्निंग कर सकते हैं इन एसेट के जरिए, ठीक है। तो अब यहां पर एक आ जाता है वर्ड सिक्योरिटाइजेशन। सिक्योरिटाइजेशन क्या होता है, सपोज डेट आप किसी बैंक से लोन लेते हैं, तो बैंक वाला क्या कहता है, भाई आपकी जमीन की रजिस्ट्री है, ठीक है, बिजनेस लोन लेते हैं तो दुकान है, तो कल को होता है क्या, वो कुछ सिक्योरिटी पेपर आपके लिए आपके पास से वो जमा कर लेता है कि कल को अगर आप लोन ना भरें तो वो क्या करे, उसे जब्त कर ले। तो ये हो गया सिक्योरिटाइजेशन, मतलब सिक्योरिटी के रूप में उस चीज का सिक्योरिटी के रूप में ट्रांजेक्शन किया जा रहा है, तो इसी को यहां पर सिक्योरिटाइजेशन ट्रांजेक्शन कहा गया था। इस देखो, चीज हमारी है, बैंक हमें पैसा दे रहा है लेकिन उसका ब्याज तो ले ही रहा है, ठीक है, ब्याज तो ले ही रहा है, अर्निंग हो रही है उससे, ऐसा नहीं है कि उसकी अर्निंग नहीं हो रही है, हमसे ब्याज लेके अर्निंग कर रहा है, लेकिन हमारी प्रॉपर्टी भी रख रहा है कि कल को 1% हमसे चूक हो गई तो उसे वो रख सके। तो सिक्योरिटाइजेशन का मतलब सिंपल सा है कि सिक्योरिटी के रूप में किसी चीज को डिपॉजिट कर दिया, जमा कर दिया है, ठीक है, और उसके द्वारा ट्रांजेक्शन का लेन देन किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, दिस इन टर्न कुड हेल्प फंड द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। गाइस इसके बारे में आप लोग सभी जानते होंगे, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन एक प्रोजेक्ट है, किस चीज से रिलेटेड प्रोजेक्ट है बताइए, किस चीज से संबंधित प्रोजेक्ट है ये, सर सिटीज को करने वाला, सिटी रेनोवेशन। हाँ कह सकते हैं आप सिटी रेनोवेशन, मतलब यानी कि जिसके अंदर आप कह सकते हैं कि रोड का निर्माण कैसे किया जाए, गलियों का, या ये सब पानी वानी का कनेक्शन, ये सारी जो चीजें, पानी की जो कनेक्टिविटी है घरों तक पहुंचाने की, जी जी जी, वो ये सारी वही है। चीजें नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के अंडर में आती है। तो इसने कहा है कि इससे होगा क्या, दिस इन टर्न
could help fund the national infrastructure pipeline। मतलब ये क्या करेगा, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को ग्रो अप करेगा, उसके फंडिंग करने में इसकी हेल्प करेगा। विद न्यू प्रोजेक्ट्स, नए नए प्रोजेक्ट्स की कीमत के साथ, जिसकी कीमत कितनी बताई गई है, 100 लाख करोड़ की कीमत बताई गई है गाइस। ठीक है, 100 लाख करोड़ की कीमत बताई गई है कि अगर गवर्नमेंट ऐसा करती है, इन एसेट्स को सिक्योरिटाइजेशन के जरिए देती है या लीज पे देती है, तो जो हमें पैसा मिलेगा 5.96 लाख करोड़ का, उसके द्वारा हम नए नए प्रोजेक्ट्स की स्टार्टिंग कर सकते हैं, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के प्रोजेक्ट जिनकी कीमत 100 लाख करोड़ की है। उम्मीद है कि यहां तक जो मैंने बताया आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि क्या कहना चाह रहा है इस पैसेज में। यस सर। जी बिल्कुल। ठीक है, ऑल्दो द गवर्नमेंट हैज सेड, फिर भी अरविंद जी, मतलब, हाँ जी, हेलो, जी जी सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट मैं कुछ कहना चाहता हूँ इस मैटर पे बताइए। कि आप जो पढ़ा रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है। ये जैसा कि हम 8-10 लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो शायद इसमें से 1 या 2 लोग मेरे ख्याल से इंग्लिश का पैसेज करेंगे, जहाँ तक मुझे लगता है। फिलहाल मैं तो नहीं करूंगा, मैं अपना बता रहा हूँ, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, मेरा इंग्लिश हाँ, का कराने का कोई मकसद नहीं है अभिषेक जी, आप पहले, ये आज फर्स्ट डे है, मैं ठीक बस है। यहाँ पर आपको एक एडिटोरियल समझा रहा हूँ। एक सीधी सी हाँ, बात है, कल को मैं आपको करंट अफेयर में पूरा कराने नहीं बैठ रहा। ठीक है, बिल्कुल आप बिल्कुल। खुद अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस करेंगे और आपके न्यूज़पेपर में इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा। नहीं वो बात तो ठीक ठीक है, है। आप द यार, हिंदू उठाओगे तो वहां इंग्लिश रहेगा, वहां पे लेकिन आप द हिंदू से नहीं कहोगे सर मुझे हिंदी में ट्रांसलेट करके दो। लेकिन मुझे ये लगा ना कि शायद हम लोग कंपटीशन के हिसाब से यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है, तो तो आज हाँ। मैं बस इस एडिटोरियल को अभी समझा रहा हूँ। इस एडिटोरियल के बाद जो मैंने पैसेज लिया है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिया है। मैं वहां पर डिफरेंशिएट बताऊंगा कि हिंदी में क्यों करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या इंग्लिश में क्यों करना चाहिए नहीं करना चाहिए, किस में, वो सारी चीजें बताऊंगा। अभी मैंने बस यहाँ पर इस एडिटोरियल को उठाया ताकि आपको एक बार मैं पहले में इंग्लिश जो न्यूज़पेपर आता है जो हम लोग पढ़ते हैं उसे समझ सके कि क्या होता है और कैसे हमें पढ़ना है, बस। ओके। और कोई यहाँ पे मेरा मेन मकसद नहीं है कि मैं सिर्फ इंग्लिश वालों को लेके चल रहा हूँ या फिर हिंदी वाले, ऐसा कुछ नहीं। अगला जो पैसेज है हिंदी और इंग्लिश मीडियम मैंने दोनों में किया है। जी ठीक है। ठीक है, मैं इसकी भी ट्रांसलेशन करके, सर हाँ जी, सर और इसेंस भी चला जाएगा ना अगर हम इसी को हिंदी में करेंगे और हिंदी को या फिर हम इंग्लिश में हाँ, करेंगे। बस मैं यही तो एक्चुअली क्या है मेरा मेन मकसद यहाँ पर कराने का, इंग्लिश में अभी फर्स्ट पैसेज को इंग्लिश इंग्लिश में देने का मकसद ये है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ो तो खुद वर्ड ढूंढो, खुद उन्हें समझो, खुद जी उनके सर। सिनोनिमस ढूंढो। अगर मैं उसे हिंदी में उठा के दे दूं तो आप क्या ढूंढोगे, बता दो आप मुझे। नहीं ना नहीं, वो तो बात ठीक ना है, तो वो आपको बात ठीक है। इंग्लिश का हिंदी में ट्रांसलेशन आएगा, कल को मानता हूं आप हिंदी मीडियम से कर रहे हैं तो वहां पर आपसे इंग्लिश में कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, लेकिन आप जिस पोस्ट पे जा रहे हैं क्या आपको इंग्लिश आनी जरूरी नहीं है, और ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। गारंटी दे रहा हूँ किसी भी एग्जाम में बेसिस से हिंदी मीडियम में पढ़ो आप, 20% क्वेश्चन फिर भी इंग्लिश बेसिस पे पूछ लिए जाते हैं। अजू जी कुछ कहना चाहते हैं आप प्लीज। Yes, thank you for giving me opportunity to say something. हिंदी में भी सेम टू सेम अगर आप किसी तरीके के एडिटोरियल या फिर कुछ कुछ भी उपन्यास या किसी भी अखबार में आते हुए कुछ भी इस तरीके के जो एक उपन्यास के ही छोटा सा रूप एक गद्दे उठा करके दे देते हैं, अगर आप उनमें भी जाएंगे तो वहां पर भी पर्यायवाची सिनोनिम्स जो हिंदी के ही होते हैं खुद को खुद, और दूसरी बहुत सारी चीजें भी सीखने के लिए मिलेगी। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप गलत पढ़ा रहे हैं फिर अभिषेक जी गलत बोल रहे हैं, अभिषेक जी सही बोल रहे हैं। आप ये है कि आप वहां से भी सीख सकते हैं, यहाँ से भी सीख सकते हैं, एंड दैट इज द गुड थिंग। और आपको आपकी बात एकदम करेक्ट है, फर्स्ट है कि आपको हिंदी भी आनी चाहिए और इंग्लिश भी आनी चाहिए, इंग्लिश भी उतनी ही आनी चाहिए, ये शुड। अगर जी नहीं आएगी तो फिर कहाँ से कुछ भी आपको अगर वो अगर एक ईमेल भी कर देंगे तो आप उस ईमेल का जवाब भी नहीं दे सकते, सीरियसली। बिल्कुल सही है। ऑफिशियली आजकल देखा जा रहा है तो मैक्सिमम जगह ऑफिशियली हाँ। जो बता रहे हैं अज्जू जी वो बिल्कुल सही है कि मैक्सिमम जो मेल से जो भी कोरिलेटेड जो भी नोटिस वोटिस निकालना पड़ता है वो इंग्लिश में ही ज्यादातर आता है। ठीक है, अब कल को कोई सरकारी अफसर आपसे ये तो नहीं कहेगा कि भाई आप उसका जवाब जो है इंग्लिश में दिया, आपको इंग्लिश में मेल आई है तो आप उसे इंग्लिश में रिप्लाई नहीं करोगे, या आपको नहीं आता तो आप देखिए, छोड़ दो। तो वो देखिए बातें ऐसा एक है, अलग है, वो सब छोड़िए, चलिए। बात वो नहीं है यहाँ पर, बात ये है कि टाइम अभी लिमिटेड है, मैं इस बात बिल्कुल पे दिल बिल्कुल, लगा हुआ है ना, तो हम लोग इस टाइम सब नहीं कर सकते। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, इसको बताने के बाद फिर नेक्स्ट पैसेज भी करना है, नहीं तो एक ही पैसेज में पूरे 2 घंटे निकल जाएंगे हमारे। देखिए आगे कंटिन्यू मैं जो, सर। हाँ आगे जो बताया जा रहा था इसमें कि ऑल्दो गवर्नमेंट हैज सेड, ऑल्दो गवर्नमेंट हैज सेड मतलब यद्यपि सरकार कह रही है कि फिस्कल कॉन्स्टेंट्स गाइड, फिस्कल का मतलब होता है वित्तीय,
फाइनेंशियल से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपकी मीनिंग भी जो है, मीनिंग याद करने के या जो नए नए वर्ड्स जो सीखेंगे वो भी आपके पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो फिस्कल कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं गाइस? लिमिटेशन, बाधाएं भी कह सकते हैं, सीमित भी कह सकता है किसी चीज के, ठीक है। आर नॉट द ट्रिगर मींस कारण मतलब कॉज, ठीक है। तो क्या कहा गया, पूरी लाइन को मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूं। यद्यपि ऑल्दो द गवर्नमेंट हैज सेड फिस्कल कॉन्स्टेंट्स आर नॉट द ट्रिगर फॉर दिस प्लान, यद्यपि सरकार ने ये कहा है कि ये जो वित्तीय बाधाएं हैं वो इस प्लान को चालू करने का कारण नहीं है, कहीं लोग समझे कि हमारे पास पैसे की कमी है इसलिए हम लोग ये सारी चीजें शुरू कर रहे हैं, ये इसका रीजन नहीं है। आगे बताया गया है, एज फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैज एम्फेसिस्ड, इम्फेसिस्ड का मतलब है किसी चीज पे प्रेशर डालना, दबाव डालना, ठीक है। तो निर्मला सीतारमन ने इस बात पे दबाव डालते हुए कहा है कि दीज एसेट्स और लैंड, की जो ये संपत्तियां है या जो भूमि है, ठीक है, देयर इन विल नॉट बी सोल्ड आउट बट प्राइवेट प्लेयर्स विल बी आस्क्ड टू पे फॉर ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट। ये कहा जा रहा है कि देखिए यहाँ पर इस चीज पे खास दबाव दिया गया है। निर्मला सीतारमन जी ने कहा है, जो कि वित्तीय मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने कहा था कि भाई क्या कहा कि जो ये एसेट है उनको बेचा नहीं जा रहा है, उनको बेचा नहीं जा रहा है, बल्कि प्राइवेट प्लेयर मतलब यानी कि जो भी प्राइवेट खरीदने वाले निजी बंदे हैं, ठीक है, वो इन्हें इनके चलाने के लिए केवल अधिकार ले रहे हैं, उनको ऑपरेट करने के लिए, ठीक है, विल बी आस्क्ड टू पे फॉर ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट राइट, मतलब उनसे ये कहा जा रहा है कि भाई आप इसको चलाओगे, इसको ऑपरेट करोगे, मैनेज करोगे, तो आप हमें इसे पैसे दो, इसके पैसे आप हमें दो। तो होता क्या है, जब कोई लीज पे लेता है तो पैसे देता है या नहीं देता, तो ये पैसे इसी चीज के लिए ली जा रहे हैं कि भाई आप इस चीज को ऑपरेट कर रहे हो, आगे से मैनेज कर रहे हो, तो अब आप हमें पैसा दो ताकि हम आपको राइट दे कि भाई अब आपके अंडर में है और कुछ दिन तक आप इसे ऑपरेट कर सकते हो। That's it. And expected to modernize assist, और ये भी एक्सपेक्टेशन, ये भी मतलब एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो एसेट आपको मिल रहा है उसका आधुनिकरण करोगे, आप उसे मॉडर्न बनाओगे, ठीक है। ये नहीं जैसा है वैसे छोड़ दिया, भाई हमें तो मिला है, कल को हो सकता है हमारा नहीं है, कल को वापस गवर्नमेंट का जाएगा तो छोड़ दो ना, जैसे खस्ता हालत है, बस अपना कमाया और चल दिए। तो ये चीज नहीं करना, ये कंडीशंस है, आप इसे ले रहे हो तो हम आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन चीजों को आप मॉडर्नाइज करोगे। डेट आर आइदर लैंग्विशिंग, गाइस अब यहाँ पर लैंग्विशिंग का मतलब होता है कोई चीज खस्ता हो रही है, खराब हो रही है, बद से बदतर हो रही है, ठीक है, तो उसी को लैंग्विशिंग कहा जाता है। और आर सिंपली अंडर यूटिलाइज्ड, अंडर यूटिलाइज्ड का मतलब यहाँ पर ये है कि जितना जो यूज होना चाहिए ना वो नहीं हो पा रहा है। अंडर यूटिलाइज्ड का मतलब ये हुआ कि जितना उसका उपयोग होना था वो नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर पूरी बात ये कही गई है कि जो एसेट है उसे बेचा नहीं जा रहा, बल्कि प्राइवेट प्लेयर्स को ये एक राइट दिया जा रहा है कि आप इसे ऑपरेट करो और मैनेज करो, जिसके लिए आप हमें पे करोगे, और हम आपसे ये एक्सपेक्टेशन करते हैं कि आप इन एसेट को मॉडर्नाइज करोगे, और प्लस आप इन एसेट को मॉडर्नाइज करोगे जो एसेट या तो खस्ता हालत में है या फिर जिनका उपयोग जितना होना था वो नहीं हो रहा। एम आई क्लियर? यस सर। ठीक है, आगे बताया गया है एन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ठीक है। देखिए गाइज, ये बस इसे आप एक तरह से नाम ही समझिए, एक्चुअली एक ट्रस्ट है, तो आप इसे नाम लेके चलेंगे तो आपको समझने में इजी होगा, ठीक है। एन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट स्ट्रक्चर हैज ऑलरेडी बी यूज्ड, मतलब बताया जा रहा है ये जो संस्था है ना, इस संस्था ने इस चीज को ऑलरेडी यूज कर लिया है। किसके द्वारा? पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के जरिए, मतलब ये जो प्लानिंग की बात चल रही है ना, ये प्लानिंग की बात इस संस्था के द्वारा ऑलरेडी यूज किया जा चुका है ताकि उसे फंड कलेक्शन किया जा सके, ठीक है। और किसके जरिए? ट्रांसमिशन लाइन नेटवर्क के द्वारा। यहाँ पर ट्रांसमिशन लाइन नेटवर्क का मतलब इन्होंने क्या किया है, जैसे आजकल आप लोग सुनते हैं म्यूचुअल फंड, निवेश करो और उससे भाई आपकी अर्निंग होगी, ठीक है। तो सेम यहाँ पर भी इन्होंने क्या किया है, एक तरह से इस टाइप की कोई ट्रस्ट है, उन्होंने ट्रस्ट बनाई जिसके जरिए लोग उसमें निवेश करें और उनकी अर्निंग हो सके, उनकी फंडिंग की जा सके, वो फंडिंग को कमा सके, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया गया है कि वही चीज बताई जा रही है कि ट्रांसमिशन लाइन नेटवर्क के जरिए, यहाँ पर देखिए एक चीज और आ गई आपके, वैसे अगेंस्ट क्या होता है बताइए, सबको पता होना चाहिए, विरोध में, विरोध में, लेकिन यहाँ पर इसे आधार बताया गया है, यहाँ पर इसका मतलब आधार है, ठीक है, टू रेज फंड्स अगेंस्ट इस ट्रांसमिशन लाइन,
मतलब बिल्कुल। ट्रांसमिशन लाइन नेटवर्क के आधार पर, ना कि उसके विरोध में। विरोध करते ही मतलब बदल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर पूरी लाइन का मतलब ये हुआ कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ने एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार किया था या ऐसे इसको ऑर्गेनाइज किया था, और इसको पहले ही पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के द्वारा यूज कर लिया गया है इस साल, ताकि फंडिंग को कमाया जा सके, अर्न किया जा सके, ठीक है। और किसके द्वारा? ट्रांसमिशन लाइन नेटवर्क के द्वारा। और कहां पर यूज किया जा सकता है? हाईवे के लिए, गैस पाइपलाइन के लिए, रेलवे ट्रैक के लिए, और यहां तक कि जो आपके, एक मिनट, ये क्या स्क्रीन, इंक्लूडिंग द डेडिकेटेड फ्री हाइट कॉरिडोर। क्या होता है ये कॉरिडोर? फ्री हाइट कॉरिडोर क्या होता है? सर गुड्स को ट्रांसपोर्टेशन वाला, जी बिल्कुल, दैट कम्स अंडर फ्रेट। बिल्कुल जहां पर गुड्स को ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, ठीक है, आवागमन जहां पर सामान का लगा रहता है, उसी को कॉरिडोर कहा जाता है। तो कहा गया है कि इन सब चीजों को इंक्लूड करते हुए या इन चीजों के लिए इसका यूज किया जा रहा है, ठीक है। जहां, अब देखिए आगे, मैं स्क्रीन को एक मिनट, आगे लिखा है फॉर पोर्ट, बंदरगाह के लिए, माइनिंग के लिए, रेलवे स्टेशन के लिए कंसेशन एग्रीमेंट। गाइस, कॉन्ट्रैक्ट को कंसेशन एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। किसी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, वो भी लीगल कॉन्ट्रैक्ट, उसी को कंसेशन एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं। लेइंग आउट द कंटोर्स फॉर द पीपीपी आर प्रपोज्ड। ट्रिपल पी मॉडल सुना होगा आप लोगों ने, कौन बता सकता है मुझे ट्रिपल पी मॉडल क्या है? पब्लिक पब्लिक पार्टनरशिप, प्राइवेट प्राइवेटाइजेशन वाला। बिल्कुल, मतलब ऐसे कोई काम जिसमें पब्लिक पब्लिक, प्राइवेट पार्टनरशिप बिल्कुल, मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट बंदे दोनों मिलकर चलाए, उसी को मिलकर ट्रिपल पी काम मॉडल करेंगे कहते जी। हैं, ठीक है। तो यहां पर ये हुआ कि जो पोर्टिंग का काम, पोर्ट बनाने का या माइनिंग का या रेलवे स्टेशन का, या इनके लिए एक कंसेशन एग्रीमेंट, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, ठीक है। कौन, सॉरी एक मिनट, कंसेशन एग्रीमेंट लेइंग आउट द कंटोर्स। अब देखिए, लेइंग आउट, कंसेशन एग्रीमेंट मैंने बता दिया आपको, कॉन्ट्रैक्ट। और लेइंग आउट का मतलब क्या होता है? लेइंग आउट होता है किसी चीज पे कोई चीज खर्चा करना, व्यय करना, या फिर आप कह सकते हो प्रबंध करना भी कहा जाता है, अरेंजमेंट भी कहा जाता है, ठीक है। लेइंग आउट को अरेंजमेंट भी कहा जाता है, डिपेंड करता है आपका सेंटेंस जो है वो क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। लेइंग आउट द कंटोर्स। अब देखिए यहाँ पर कंटोर्स का मतलब होता है क्या है? कंटोर्स होता है शेप, किसी चीज की आकृति, स्ट्रक्चर भी कहा जाता है, शेप भी कहा जाता है, ठीक है। तो अब पूरे लाइन का मतलब ये निकल के आया कि माइनिंग करने के लिए या पोर्ट के लिए या रेलवे स्टेशन के लिए एक जो आपका कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, वो इसे, ठीक है, वो इसे एक ऐसी आकृति दे रहा है या ऐसी आकृति के रूप में प्रबंधित कर रहा है जिसका ट्रिपल पी जो प्रोजेक्ट है या ट्रिपल पी प्लान है जिसके लिए प्रस्तावित है, ठीक है। क्या बात सबको समझ में आ गई? यस सर। जी सर। ठीक है, हाफ एडिटोरियल हम लोग कर चुके हैं, बस आधे की ओर बढ़ रहे हैं, जल्दी से खत्म कर दिया जाएगा। फिर इसके क्वेश्चंस मैं आप लोगों से पूछूंगा, जो मैं बता रहा हूं इसी की बिहाफ पर क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन को कई बार इजी वे में भी पूछा जाता है, कई बार घुमा के भी पूछा जाता है। देखिए, अबाउट 88,000 करोड़, 88,000 करोड़ की एक्सपेक्टेशन जो की जाती है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन से इस साल की गई है, ठीक है। इन एडिशन टू 1.7 लाख करोड़ ऑलरेडी एस्टिमेटेड इन द बजट फ्रॉम द सेल ऑफ पब्लिक फर्म्स सच एज द एयर इंडिया एंड बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। बताया गया है कि 88,000 करोड़ की एक्सपेक्टेशन नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान से की गई है। एनएमपी की फुल फॉर्म नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान इस साल की गई है। और एडिशन में मतलब यानी कि उस चीज के और एडिशन में और प्लस करके अगर बात करें तो 1.7 लाख करोड़ की ऑलरेडी एस्टिमेशन इस बजट प्लान से की जा चुकी है कि पब्लिक फर्म्स को बेच के इतना तो कमाया ही जाएगा, ठीक है। और जैसे कि इसके लिए एग्जांपल भी दिया गया एयर इंडिया का और बीपीसीएल का, जानते होंगे आप लोग इसके बारे में क्या चीज यहाँ पर कहने की कोशिश की जा रही है कि इनको बेच के इनको एक तरह से प्राइवेटाइजेशन के द्वारा मतलब इनको निजी हाथों में देकर इससे अर्निंग की जा रही है, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर कही गई है। While this government is just to complete a single PSU sale, जबकि ये भी बात यहाँ पर बताया गया है कि जो गवर्नमेंट है अब तक एक भी पीएसयू का मतलब होता है पब्लिक सर्विस अंडरटेकिंग, ठीक है, एक भी इस टाइप की सेलिंग पीएसयू सेल एक भी उसका यूनिट सेल नहीं कर पाई है, ये बताया गया है। मतलब यानी कि जो बात कह रही है उसमें से इस टाइप के
एक भी यूनिट सेल नहीं कर पाई। इस लाइन का जो मतलब है, द रिस्क ऑफ एडवर्स ऑडिट पैरा। ऑडिट पैरा गाइज क्या होता है? ऑडिट पैरा होता है फाइनेंशियल जांच पड़ताल, वित्तीय जांच पड़ताल। ठीक है, ऑडिट पैरा का मतलब होता है वित्तीय जांच पड़ताल। तो बताया गया है द रिस्क ऑफ एडवर्स ऑडिट पैरा, मतलब वित्तीय जांच पड़ताल की भी नौबत आ सकती है, इनके की जांच हो सकती है, इस चीज का भी खतरा है अबाउट वैल्यूएशंस। अब वैल्यूएशन, कोई चीज कहीं पे मान लीजिए मैं ही पैसा लगा रहा हूं या आप ही कहीं पे पैसा लगा रहे हैं, तो आप उसको वैल्यूएट तो करेंगे, उसका मूल्यांकन भी करेंगे कि कितनी अर्निंग होगी, आज मैंने कितना लगाया, कल को फायदा होगा या नहीं होगा। तो इस चीज का भी खतरा बढ़ेगा। एंड प्रोसेस हैंगओवर मोनेटाइजेशन डील्स टू, और जो मोनेटाइजेशन डील्स का जो प्रोसेस है वो भी हैंगओवर हो जाएगा, मतलब लटक जाएगा आधे में ही। वो हमारे जो प्लान है वो इंप्लीमेंट पूरा नहीं हो पाएगा, वो आधे अधूरे में ही लटक जाएगा। याद रखे गाइस, यहाँ पर हैंगओवर अलग अलग है, तो जिसका मतलब लटकना होता है, अगर एक साथ ही होता है तो इसका मतलब पूरा नशे में। ठीक है, जो वो नशे में टल्ली होते हैं ना, उसी को। आगे देखिए, आगे है हावेयर पोस्ट ट्रांजैक्शन। ये देखिए कॉपी पेस्ट करने में ना अलग अलग आ गया है ऑटोपैड। न्यूज़पेपर से मैंने डायरेक्ट कॉपी पेस्ट किया, इसलिए ऐसा आया है। न्यूज़पेपर में देखेंगे तो क्लियरली सही है। सर हावेवर, हाँ जी, ये अपने न्यूज़पेपर से कैसे कॉपी किया? हिंदू के ऐप में तो नहीं होता। आप लोग ऐप पे क्यों जाते हो? मैं आप लोगों पे एक शॉर्टकट वेबसाइट दूंगा ना, तो आपको हिंदू का सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत है ना कुछ। डेली आपको न्यूज़पेपर मिलता रहेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, पीडीएफ में खुल जाएगा, वहां से कॉपी पेस्ट करते रहो आप लोग। जल्दी दीजिए सर। बिल्कुल मिलेगा। सर पहले बताना था, मैंने सब्सक्रिप्शन ले रखा है 1 साल का। आप लोगों को पूछना था ना फिर। ये मैं मिहिर बच को तो गया। मैंने पहले ही बता रखा है शुरू से ही, करीबन उसने मेरे से 6 महीने इंडियन पहले एक्सप्रेस का तो सर मैं डायरेक्टली देख रही हूँ, हिंदू का मैं ले रखा है। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, हाउएवर पोस्ट ट्रांजैक्शन ट्रबल इन आउटराइट सेल्स। बताया गया है कि हाउएवर पोस्ट ट्रांजैक्शन ट्रबल्स, पोस्ट ट्रांजैक्शन ट्रबल्स का मतलब है ट्रांजैक्शन के बाद। ठीक है, पोस्ट ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन के बाद, ट्रबल्स मतलब उनकी विपत्तियां। इन आउटराइट सेल, आउटराइट सेल का मतलब क्या निकालते हैं आप लोग बताइए? किसी ने सुना होगा आउटराइट सेल क्या होता है? क्या कोई भी मुझे बता सकता है कि आउटराइट सेल का मतलब क्या है? अगर नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे बता दीजिए। नहीं पता सर? नहीं सर इंटरनल ऑपरेशंस के बाहर जो करते हैं। नहीं, यहाँ पर क्या एक मुश्त एक साथ की हुई बिक्री। मतलब एक मुश्त का मतलब, एक तरह से बात करूं तो पूरी बिक्री, कंप्लीट सेलिंग हाँ होती है, कंप्लीट। उसी को हम कहते हैं आउटराइट सेल। ठीक है, बताया गया है कि पोस्ट ट्रांजैक्शन मतलब ट्रांजैक्शंस के बाद पूरी बिक्री करने में एक विपत्ति पैदा हो सकती है। ट्रबल इन आउटराइट सेल मतलब उसे बेचने में एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, कैन बी ऑफ ए लिमिटेड नेचर, जो कि एक सीमित प्रकृति का हो सकता है। ठीक है, विद प्रपोज्ड कंसेशन पीरियड्स रनिंग अप टू 60 इयर्स फॉर सम एसेट। कई एसेट दे दिए जाते हैं 60-60 सालों के लिए, कि ये एसेट 60 सालों तक आपके हो गए। ठीक है, जो भी करना है आप करो इस पे। तो बताया गया विद प्रपोज्ड कंसेशन पीरियड, कि जो उनका कंसेशन पीरियड दिया गया है 60 साल तक चलाने का, जो कुछ एसेट के लिए, ठीक है, उनमें एनएमपी डील्स बाय कॉन्ट्रास्ट कुड पोज ए लॉन्ग टर्म हेडेक। जो एनएमपी डील कर रही है, ये इससे क्या होगा कि एक लंबे टर्म के लिए मतलब एक तरह से हेडेक पैदा कर सकता है, ये एक सिरदर्द पैदा कर सकता है। कैसे? अगर दे आर नॉट स्ट्रक्चर्ड, इफ दे आर नॉट स्ट्रक्चर्ड विद एंड यूजर इंटरेस्ट, मतलब कि अगर उसे सही तरीके से ऑर्गेनाइज्ड नहीं किया गया, ठीक है, और यूजर की तरफ से भी उसकी रुचियों को नहीं समझा गया कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, तो ये कल को एक हेडेक पैदा कर सकता है। हो सकता है वो बंदा ना चला पाए, आपको जितना जो है जिस हालत में दिया वो और खराब करके दे दे, लो भाई कर लो, क्या करोगे आप? क्या करोगे? जेल में डाल दोगे? जेल में डालने से अर्निंग तो होगी नहीं। तो कहा जा रहा है कि ये जो डीलिंग की बात चल रही है, जो प्लानिंग की बात चल रही है, ठीक है, इसके कारण कल को एक लंबा हेडेक भी क्रिएट हो सकता है अगर उसे सही तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं किया गया, और यूजर के जो भी खरीदने वाला है या जो भी लीज पे लेने वाला बंदा है, उसके माइंड्स को, उसकी रुचियों को नहीं समझा गया कि उसके माइंड में क्या चल रहा है।
बैलेंसिंग द प्रॉफिट एंड यूटिलिटी मोटिव्स, प्रॉफिट और यूटिलिटी मोटिव्स को यहाँ पर बैलेंस करने की बात कही जा रही है, मतलब इन चीजों को एक बराबर रखना है कि प्रॉफिट भी और उनका यूटिलिटी जो मोटिव्स है, उनका उद्देश्य है क्या है, उन दोनों चीजों को एक साथ रख के चलना है ताकि हमें पता लगे कि इन फ्यूचर क्या हो सकता है। द शेयरिंग ऑफ रिस्क एंड रिवॉर्ड, अब देखिए क्या बताया गया, द शेयरिंग ऑफ रिस्क एंड रिवॉर्ड, मतलब इनकी जो मुसीबत होगा वो भी बटेगा, जो कठिनाइयां होगी वो भी दोनों के लिए, और जो रिवॉर्ड्स मिलेंगे वो भी दोनों के लिए। तो बताया गया द शेयरिंग ऑफ रिस्क एंड रिवॉर्ड बिटवीन द पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनर्स, की जनता के बीच, प्राइवेट पार्टनर्स और जो गवर्नमेंट है उसके बीच में, ठीक है, जो शेयरिंग ऑफ रिस्क, कठिनाइयों का या फिर मुसीबतों का जो बंटवारा हो रहा है या इनामों का जो बंटवारा हो रहा है, इसके लिए ये जरूरत है कि नीड्स टू बी वेड केयरफुली। अब गाइस यहाँ पर एक मीनिंग आ गया वेड। वेड का मतलब होता है कंसीडर करना, ठीक है, किसी चीज को कंसीडर करना, वेट नहीं है, वजन नहीं है, यहाँ पर वे है ये, इसलिए इसका मतलब है कंसीडर करना, ठीक है। तो यहां पर इसको कंसीडर करने की जरूरत है, वो भी सावधानी से, केयरफुली, फॉर ईच सेक्टर, हर सेक्टर को, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो पब्लिक हो, ठीक है। चेक्स एंड बैलेंसेस आर नीडेड फॉर एक्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर, चेक्स एंड बैलेंसेस, ठीक है, चेक्स एंड बैलेंसेस आर नीडेड फॉर एक्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर यूसेज वर्सेस प्रोजेक्शंस एट द टाइम ऑफ बिडिंग। अब देखिए टाइम ऑफ बिडिंग, बिडिंग का मतलब होता है नीलामी लगाना, बिडिंग को हम नीलामी कहते हैं, ठीक है। चेक्स एंड बैलेंसेस क्या होते हैं कि एक दूसरे के काम में दखल अंदाजी ना करना, चेक्स एंड बैलेंसेस। चेक्स एंड बैलेंसेस की जरूरत है एक्चुअल, वास्तविक, आधारभूत इसके यूसेज के लिए, ठीक है, वर्सेस प्रोजेक्शन। वर्सेस तो सभी समझते हैं, वर्सेस का मीन्स क्या होता है, केसेस में हम लोग सुनते रहते हैं, सर दो पक्ष जिसमें होते हैं, एक फेवर में एक अगेंस्ट में। यहाँ पर मतलब वर्सेस का मतलब आप लोग अपोजिट में या खिलाफ में भी लगा सकते हैं, विरुद्ध। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि जो चेक्स बैलेंसेस की जरूरत है, ठीक है, जो एक्चुअल वास्तविक आधारभूत यूसेज है, ठीक है, जिन प्रोजेक्ट का है, ठीक है। चेक्स एंड बैलेंस का क्या बताया आपने? मैंने बताया एक दूसरे के काम में दखल अंदाजी ना करना, चेक्स एंड बैलेंस, हाँ जी, चेक्स एंड बैलेंसेस, ठीक है, आर नीडेड फॉर एक्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर यूसेज, जरूरत है वास्तविक आधारभूत प्रयोग के लिए, यूसेज मतलब यूज से हो गया, ठीक है। आगे कहा गया वर्सेस प्रोजेक्शन एट द टाइम ऑफ बिडिंग, मतलब नीलामी के टाइम पे इन प्रोजेक्शन को लेके या इन प्रोजेक्शन के खिलाफ जो नीलामी होती है, ठीक है, तो उसके समय, उस समय हमें क्या जरूरत है कि इनके लिए चेक्स एंड बैलेंस की जरूरत, ताकि कल को एक एग्रीमेंट हो, एक लीगल एग्रीमेंट हो, तो वो गवर्नमेंट वाला बंदा, प्राइवेट बंदा जिसने लिया उसके काम में इंटरफेयर ना कर पाए, और प्राइवेट वाले बंदा अब गवर्नमेंट से कोई लेना देना ना रहे, उसकी नीतियों के हिसाब से चले, तो उसी को हम चेक्स एंड बैलेंसेस कहते हैं। अगर गवर्नमेंट ने, कहा जा रहा है इफ द गवर्नमेंट हैड इंप्लीमेंटेड इट्स 2014 बजट प्रॉमिस, अगर गवर्नमेंट ने जो 2014 का जो बजट प्लान था, ठीक है, उसमें अगर इसे इंप्लीमेंट कर देती और एक अपेक्स बॉडी का सेटअप कर देती, ठीक है, एक अपेक्स बॉडी का सेटअप कर देती, मतलब सर्वोच्च निकाय, अपेक्स बॉडी सर्वोच्च निकाय, एक सर्वोच्च निकाय का सेटअप कर देती टू डिवाइस न्यू पीपीपी मॉडल, ठीक है, नए पीपीपी मॉडल तैयार करने के लिए, तो इस और पिछली गलतियों से सीखते हुए, लर्निंग फ्रॉम पास्ट मिस्टेक मतलब पिछली गलतियों से सीखते हुए, तो इंडियाज इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी जो होता एनएमपी के लिए, वो आज पहले से भी ज्यादा मैच्योर होता। पूरी लाइन का मतलब ये हुआ कि अगर 2014 का बजट प्लान जो था गवर्नमेंट का, अगर उसमें सुधार करती या वो अपने वादे पर खरे उतरती और एक अपेक्स बॉडी का सेटअप करती, ठीक है, जो उसने पिछली गलतियां की थी उनसे भी सीख लेकर एक अपेक्स बॉडी का सेटअप करती, तो आज जो एनएमपी की कैपेसिटी हो ना, वो कैपेसिटी पहले से भी ज्यादा मैच्योर होती अब की तुलना, ये बताया गया है। जस्ट लाइक डिस इन्वेस्टमेंट, फिर से आगे गाइस, विनिवेश, इन्वेस्टमेंट का अपोजिट, ठीक है। तो विनिवेश जो डील है ड्यूरिंग ए डाउन टर्न, डाउन टर्न का मतलब यहां पर मंदी है, ठीक है, डाउन टर्न का मतलब यहां पर गाइस मंदी है। जस्ट लाइक डिस इन्वेस्टमेंट डील, कि डिस इन्वेस्टमेंट जो डील है, विनिवेश की जो यहां पर डीलिंग हो रही है इस मंदी के दौरान में, कुड क्राउड आउट द न्यू इन्वेस्टमेंट, मतलब क्या कर सकता है, नए नए जो इन्वेस्टमेंट की बातें है ना उसको भी खत्म कर सकता है, उसे वहां से निकाल सकता है। क्राउड आउट का मतलब निकालना, बाहर निकालना,
ठीक है, उस भीड़ से निकाल सकता है, जो कंपटीशन वाला माहौल है उस कंपटीशन से उसे बाहर कर सकता है। एंड रिस्क द टैग ऑफ फायर सेल्स, एंड रिस्क द टैग ऑफ फायर सेल्स, और किस चीज का रिस्क बढ़ सकता है? फायर सेल्स की, मतलब उनके लीज वाली बातें जो है, जो सपना देख रहे हैं वो नहीं हो सकता है। फायर सेल्स मतलब किसी चीज को लीज पे देना या सिक्योरिटाइजेशन देना ही फायर सेल्स कहलाता है। तो ये चीजें भी उनके लिए खतरा पैदा कर सकती है, मतलब रिस्क ऑफ टैग, ये रिस्क प्रोड्यूस कर सकता है फायर सेल्स। आगे बताया गया है, एक मिनट ठीक से ऊपर कर लेता हूँ स्क्रीन को, बस खत्म होने जा रहा है। रिवेन्यू प्रोजेक्शन फॉर पीपीपी एसेट्स, जो पीपीपी ट्रिपल पी आप लोगों ने खुद ही बता दिया, जो ट्रिपल पी एसेट्स के लिए जो प्रोजेक्शंस चल रहे हैं वो क्या कर सके, कुड बी डिफ्लेटेड। डिफ्लेटेड का मतलब बताइए गाइस, एक साथ है, ये क्या मतलब होता है? सुना होगा, बहुत बार सुना है। डिफ्लेटेड क्या मतलब होता है? सर इन्फ्लेशन का अवमूल्यित, ऑपोजिट, किसका? अवमूल्यित, इन्फ्लेशन का ऑपोजिट। बिल्कुल सही है, इन्फ्लेशन का अपोजिट। ठीक है, और अवमूल्यन कह सकते हैं। अमूल्यन। अवमूल्यन, अवमूल्यन। अच्छा, ठीक है, अवमूल्यन इन्फ्लेशन, कहा जा सकता है। और एक्चुअल मीनिंग की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा? उसका पैसा मतलब उसकी जो कीमत, सस्ताई। संकुचित, कीमत कम होना। संकुचित, किसी चीज को और संकुचित। प्रेस, हाँ संकुचित हाँ सुना होगा आप लोगों ने। ठीक जी है, बिल्कुल। ठीक है, या फिर हिंदी में कहे तो पिचकाकर, ठीक है, और पिचका दिया, उस चीज को और दबा दिया, उसी को डिफ्लेट कहा जाता है। ठीक है, कॉम्पैक्ट, हाँ। हाँ जी हाँ। तो देखिए क्या बताया गया है कि जो ट्रिपल पी एसेट्स के लिए जो प्रोजेक्शन है वो भी डिफ्लेट कर सकते हैं, वो भी संकुचित हो सकते हैं, जिसके कारण होगा क्या, इनकी नाउ लीडिंग टू लोअर बिड। लोअर बिड का मतलब इनकी बोली कम लगेगी। सीधी सी बात है, जब कोई चीज डिफ्लेट हो जाए तो क्या आपको उसकी बोली पहले 1 करोड़ की थी तो क्या आज 1 करोड़ लगा दोगे? बोली कम लगेगी। तो वही बात कहा जा रहा है कि उसकी बोली फिर कम लगेगी। क्यों? क्योंकि जो खरीदने वाला है वो देखेगा कि ये तो आज सुपर नॉर्मल है, मतलब यानी कि सामान्य रूप से भी और सामान्य है। तो आज जब सामान्य से भी और थोड़ा कम ही है मान लो, तो कल को वो खरीदेगा तो जरूरी नहीं कि उस पर गेन हो उसे। तो ये सोच के वो होगा क्या, कहेगा भाई 1 करोड़ नहीं, 1 करोड़ का है तो मैं 50 लाख ही लगाऊंगा इस पे। तो ये प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकती है, जिससे बताया गया है सुपर नॉर्मल गेन्स फॉर द ऑपरेटर इन द फ्यूचर। फ्यूचर को देख के वही आ गई ना बात, कि ऑपरेटर जो है फ्यूचर में इस चीज को सोच के कि सुपर नॉर्मल गेन्स होगा, उसकी बोली जो है वो कम लगाएगा। ठीक है, गेटिंग दिस निटी ग्रिटी राइट। अब गाइस एक वर्ड आ गया नया, निटी ग्रिटी। निटी ग्रिटी का मतलब होता है आधारभूत, बेसिक डिटेल, उसको निटी ग्रिटी कहा जाता है। तो गेटिंग दिस निटी ग्रिटी राइट, इस आधारभूत जो आधार है, जो आधारभूत चीजें है या अधिकार जो मिल रहा है, इज क्रिटिकल फॉर दिस ग्रांड प्लान। मतलब ये क्रिटिकल हो जाएगा, मतलब नाजुक बन जाएगा हमारे ग्रांड प्लान के। क्या पूरा पैसेज आप लोगों को समझ में आ गया? मैंने कोशिश किया है कि आपको एक एक वर्ड्स का मीनिंग बताऊं और उसकी पूरी ट्रांसलेशन करूं। यस सर। First part is telling सर about the rewards, and second part is telling about the risk. बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो पैसेज हमारा पूरा हो गया। अब हम इसके क्वेश्चंस की तरफ थोड़े बढ़ते हैं कि आप लोगों ने क्या पढ़ा है। क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश मैंने दोनों में रेडी किया है। यहाँ पर पैसेज भी आगे के जो है वो हिंदी इंग्लिश में ही मिलेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शेयर किया जा चुका है, आप लोग पढ़ लीजिए इसे इजिली में, पहले पढ़ लीजिए ध्यान से। आंसर मुझे आप लोग एवरीवन में नहीं करेंगे, पर्सनल में करेंगे। जब आप लोगों का आंसर आ जाएगा फिर मैं इस क्वेश्चंस के यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसको रीड करूंगा और आपको बताऊंगा कि क्या कहा गया। ओके, नीचे कीजिएगा। 4 ही ऑप्शन है, दिख नहीं रहा चौथा? अब देखिए, सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं। अभी ये आंसर नहीं है, अभी आप लोग आंसर क्यों दे रहे हैं? ये मैंने कहा था सिर्फ अभी पढ़िए।
ABC है क्या कुछ? हाँ हाँ वही ऐसे तो ही मैं तो बोल रहा हूँ है। मैंने कहा। हाँ, इतना पर देख आपने लिया। नीचे करने के बोलने के बाद भी आप नहीं हाँ किए, तो नहीं हम लोग नहीं को लगा कि मैं नहीं है। मैंने इसलिए कहा क्योंकि 4 पॉइंट अभी मैं आपको पढ़वा रहा हूँ हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ठीक है। अरे अगर ये पढ़ लिया है तो मैं स्क्रीन को आगे करूँ, छोटा कर देता हूँ ताकि सारा दिखे। अब देखिए, पढ़ लिया। अब देखिए ध्यान से। अब सही उत्तर का चयन करना है आपको, अब चूज द करेक्ट आंसर। हम्म। मेरा आंसर सेम है जो मैंने आपको सेंड किया है पहले। अरे ये ओके अब भेजो दोबारा से। ठीक है। ओके लगभग सबके आंसर आ चुके हैं। अब देखिए मैं पढ़ता हूँ। सर 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 जी सर, 1 मिनट सर, पैरा दिखाइए। दिख रहा होगा, पूरा कंप्लीट नहीं शो हो नहीं, रहा होगा। पैराग्राफ अच्छा पैराग्राफ, पैराग्राफ देखिए, एडिटोरियल, इसे कौन सा फर्स्ट पार्ट सेकंड फर्स्ट पार्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट। देखिए। हाँ जी सर, क्वेश्चन दिखा दीजिए अब। ओके हम्म ठीक है, सबके आगे, राहुल जी का भी आ गया जवाब, प्रिया जी का भी आ गया, सबके आगे, ठीक है। देखिए सर जी, अब बोल दीजिए शगुफ्ता जी आपका सही है। नहीं नहीं अभी नहीं, अभी हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक है। जी जी, मैं मजाक उसका कर मीन से समझेंगे क्या कह रहा है, फिर आप लोगों को शायद अपने आप ही पता लग जाए कि हाँ किसका सही है किसका गलत है। रही देखिए हूँ। जी सर। पहला पॉइंट है गाइस, थोड़ा लार्ज साइज कर लो, जूम कर लो। पहला पॉइंट है, क्वेश्चन कहा गया है कि एसेट, जो एसेट मोनेटाइजेशन है, संपत्ति मुद्रीकरण है, उसका मेन उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है। टू फंड फ्रेश कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब बुनियादी ढांचे या जो आधारभूत है उसके लिए पूंजीगत निवेश जो होगा उसके लिए फंड लाना, या ठीक है फंड प्राप्त करना। दूसरा, टू पे फॉर ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट राइट एंड एक्सपेक्टेड टू मॉडर्नाइज एसेट्स, जो ऑपरेशन इसका लेगा, जो मतलब इसे चलाएगा, जो इसे मैनेज करना, उनको अधिकार देना और उनको कहना कि भाई तुम हमें पे करो, और उनसे ये भी एक्सपेक्टेशन करना कि एसेट को मॉडर्नाइज करो, नवीनीकरण करो। तीसरा है 5.96 लाख करोड़ का फैच, मतलब इनकी एक तरह से संपत्ति, या इतने उन्होंने सोचा कि 5.96 लाख करोड़ के फंडिंग लेना, किसके द्वारा, लीजिंग और सिक्योरिटाइजेशन ट्रांजैक्शन के द्वारा। चौथा और लास्ट पॉइंट है, फंड द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, एनआईपी जो है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है, जो उसके नए प्रोजेक्ट है 100 लाख करोड़, उसके लिए इस एसेट मोनेटाइजेशन का। तो गाइस देखिए, इसने बताया था, एक लाइन ये भी कही थी कि हमारा ये काम नहीं है कि जो हमारे पास पैसे कम है इसलिए ये प्लान शुरू कर रहे हैं, कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में मान लो पैसे कम पड़ रहे हैं तो उसके लिए हम ये प्लान नहीं शुरू कर रहे। क्या ये लाइन आपको याद है? यस सर। बिल्कुल तो फोर्थ पॉइंट तो ऐसे ही कट हो गया, मेन उद्देश्य तो ये है ही नहीं। जी। सर यही कंफ्यूजन थी मुझे लास्ट पॉइंट पर। कंफ्यूजन देखिए, मैंने कहा ना ये पॉइंट हमारा कट हो गया। अगला तीसरा कह रखा है 5.6 लाख करोड़ की अर्निंग सर करना, तो लीजिंग इसमें करना। ऐसा भी तो सर, तो इसमें ऐसा भी तो बोला था ना कि ये जो पैसे आएंगे वो इसमें हेल्प करेंगे। हेल्प करेंगे, इसमें हेल्प करेंगे, इसमें भी हेल्प करेंगे। हाँ। देखो इसमें हेल्प करेंगे और इसमें भी हेल्प करेंगे, दोनों अलग अलग है। लास्ट कहीं पे यस। ये तो नहीं कहा गया कि सिर्फ इसी के लिए है, वो नहीं, ये इसी के बताया लिए कि नहीं बोला था, इसमें हेल्प इसमें भी। करेंगे, हम्म। ठीक है। तो चीजें अलग अलग हो गई। मेन पर्पज जो है वो क्या है, पहली लाइन में इसने दे रखी है गाइस, ठीक है। देखो दिखाता हूं मैं आप लोगों को, पैसेज आप लोगों ने अगर पढ़ा है ध्यान से, देखो पहली लाइन में, फॉलोइंग थ्रू ऑन द बजट प्लान, किस लिए,
to monetize the public asset in order to fund fresh capital expenditure on infrastructure. पहली लाइन है या नहीं है? यस सर। तो फिर मेरे हिसाब से तो इसमें कोई कंफ्यूजन बन ही नहीं रहा था। क्या क्लियर है सबका? अज्जू जी क्या क्लियर है? सेकंड में नहीं क्लियर कुछ था होगा सर, इसमें? सेकंड पॉइंट नहीं पहले भी आएगा क्लियर इसमें? था। हाँ क्या कह रहे हैं? फर्स्ट तो आएगा ही आएगा, बट सेकंड पॉइंट नहीं आएगा। नहीं, सेकंड पॉइंट आएगा। इसने मेन पर्पज पूछा है अभिषेक जी। हाँ जी तो जी, सर ओनली वन। ओनली वन। ओके। अगर मेन आप पर्पस देखो कर दिया एक इसलिए। सीधी सी देखिए, अगर मान लीजिए कैपिटल एक्सपेंडिचर के द्वारा अर्निंग कमाना है या फंडिंग लेना इनका मेन है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के द्वारा जो होगा तो उसमें क्या ये ऑपरेशन और मैनेजमेंट का राइट नहीं देंगे दूसरों को? उसी के अंडर में आएगा या नहीं आएगा? आएगा। आएगा। ऑटोमेटिक उसके अंडर में चला जाएगा। मतलब इसने मेन ऑब्जेक्ट बोल दिया, इसकी वजह से सिर्फ हम हाँ, वन ले रहे हैं, अगर अदरवाइज हम कह उसको देता भी कि लेते हैं। पर्पज ऑफ एसेट मोनेटाइजेशन, तो आंसर यहाँ पर आपका बदल जाता, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट सिर्फ दोनों हो वही, जाते। अच्छा हम सिर्फ मेन वर्ड एक आगे लगा दिए, उसकी वजह से यहाँ पर गड़बड़ हो गई। और सर मेन पर्पस, अगर खाली पर्पसेस ही होता तो भी हो सकता था। नहीं, एक पर्पस होता तो दोनों लेते ना, वही तो मैं भी पर्पज सोच में रही तो हूँ। फिर देखिए, पर्पज तो ये सारे उद्देश्यों को लेके चल रहा है। हाँ सब हो जाते फिर तो। एक्चुअली नहीं पता सर, है, मैं ये नहीं बोल रही, मैं हाँ, बोल रही हूँ कि अगर सिंगुलर दे रहे हैं तो फिर खाली सिंगल रीजन होना चाहिए। यहाँ पे तो मेन पर्पस बोल रहे हैं, वो तो सिंगुलर ही सिग्निफाई कर रहा है हाँ ना। बिल्कुल, मेन तो सिंगुलर ही सिग्निफाई करेगा, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। सो द आंसर इज ओनली वन। होता क्या है, कभी भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम कई बार बिल्कुल इजी लेवल के क्वेश्चन देते हैं, और कई बार सारी बातें मिलती जुलती दे देते हैं, जैसे कि इसमें सब कुछ मिलता जुलता दे रखा है, ताकि आप लोग क्या हो, कंफ्यूज हो। ठीक है, उस कंफ्यूजन को बढ़ाने के लिए जानबूझकर मिलता जुलता अगला स्टेटमेंट आपको देंगे, ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ और गलत चीज पे टिक कर दो। और हमारे यहाँ पर ज्यादातर ध्यान किस पे जा रहा है? इस पे, टेप फॉर ऑपरेशन मैनेजमेंट राइट एंड एक्सपेक्टेशन। ठीक है, और इस पे ये भी सही है भाई, ये भी सही है, हमने पढ़ा तो यार, पढ़ा तो ये भी था, ये भी सही है, और पढ़ा तो ये भी था, ये भी सही, चारों सही, ऑल दिया हो। हाँ ना, वो 100 भी दिया हुआ है, 100 लाख नहीं भी ये, दिया हुआ है, 1.9 ना ना सब ना, भी दिया। एनएम जो एनआईपी था उसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए नहीं था, ऐसा ऐसा था, वहां पर नहीं नहीं, था 88,000 था था। था 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 16 करोड़ था इसके लिए। 100 लाख करोड़ था ऑल्सो, इसके और लिए। 2 की वजह से यहाँ पे गड़बड़ हो गई, इसलिए लास्ट पॉइंट कैंसिल हो गया। ठीक है, द मेन पर्पस। सर की आवाज नहीं आ रही ना? नहीं, म्यूट तो नहीं हो गए? नहीं म्यूट तो नहीं दिखा रहा है सर। कॉल कॉल आ गया होगा शायद बीच में। मे बी। हल्का लग रहा है इसको पढ़ना। अच्छा, अरे राहुल भैया होस्ट बन गए। सही था ये बताओ। फर्स्ट वाला। ओनली वन। यस। ठीक है, हाँ पहले ये बताओ कहाँ चले गए थे? ये सीएस हो रहे थे ये। हम्म, सर से कहना पड़ेगा सर गाया दिन। अरे फोन आ रहा था, उसका बिजी था। हाँ और क्या। मतलब भाभी जी के होते हुए भी फोन आते हैं आपके? हाँ ये बात है। अब नहीं, ये कौन सी बात होती है, मैं ये बता दो, एक मिनट रुको। अरे राहुल, राहुल एक मिनट रुको वो यार। शिप्रा का फोन आया होगा, शिप्रा का। राहुल, राहुल एक मिनट रुको। नहीं, ये कौन सी बात होती है, अगर कोई है तो फोन नहीं कर हेलो, सकता? आवाज आ रही है मेरी आप लोग को? बिल्कुल जी बिल्कुल। जी सर, Yes, आ sir. रही जी सर। आ रही ठीक है। है, थोड़ा नेटवर्क इश्यू हो गया। अब देखिए, तो ये क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया फर्स्ट। है। यस सर। सेकंड क्वेश्चन बताइए, व्हाट विल क्राउड आउट द न्यू इन्वेस्टमेंट? इसका मतलब समझ में नहीं आया धर्मेंद्र जी, नए निवेशों में क्या चीज, ये क्या लिखा है? हाँ, क्रय नए पैसे? नए निवेशों में क्या चीज खत्म, ये क्रय हो गया, क्रय नहीं है, कर देगी, क्या चीज खत्म कर देगी नए निवेशों को? आएगा, में नहीं आएगा, को आएगा यहाँ पर।
ये टाइपिंग मिस्टेक है। अच्छा, नया नए निवेश निवेशों को क्या? क्या चीज खत्म कर देगी? ऐसा है, ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग सा है। एक मिनट पैसेज दिखा देंगे जरा? हाँ बिल्कुल दिखा देंगे आप लोगों को, और वो भी मैं पैसेज दिखा, तो कौन सा बताइए, फर्स्ट सेकंड दोनों है आपके सामने। जिसमें हो आंसर इसका। सेकंड वाला सर। दोनों है। सेकंड सेकंड में था ना? हम्म, सर क्वेश्चन दिखा दीजिए, मिल गया आंसर। क्या बात। अरे चीटिंग है, रुको एक मिनट रुको भाई, अभी नहीं देख पाया है। बताओ या फिर किस वाले में था? अरे सेकंड वाले पैसेज में है, लास्ट लास्ट Second पैसेज। जिसने ये में देख second लिया, का- वापस जा रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं, सबके लिए बराबर अधिकार है। हाँ जी, हाँ जी। जी सर। देखिए, भेज दिया सुनी। जवाब आ चुका है। प्रिया जी, ये आपका जो आंसर पहले वाले का है या अभी का है? सर नहीं, जो लास्ट में दिया है वो है इस वाले का आंसर। सर एक और कंफ्यूजन है सर, थोड़ा नीचे करिए। ओके, ये लीजिए। गुड। डन सर। सर ये क्या आंसर आपको क्वेश्चन की जा तरफ बढ़े नहीं फिर रहा हम? है, कह रहे हैं आंसर सेंड नहीं हो रहा है आपको। सेंड नहीं हो रहा। हाँ हो गया शायद नेटवर्क। देखिए, व्हाट विल क्राउड आउट द न्यू इन्वेस्टमेंट, मतलब कौन सी चीज नए निवेशों को खत्म कर दी। पढ़ाते टाइम मैंने गाइस बताया था आपको, पहले तो डिस इन्वेस्टमेंट था, यहाँ पे डी वेस्टमेंट है। ये क्या होता है? क्या आप लोगों को थोड़ा वर्डिंग से अंतर नहीं लगा कि वहां तो डिस इन्वेस्टमेंट था, यहाँ डी वेस्टमेंट है? किस किस ने इस चीज को गौर किया? सर मुझे लगा टाइपिंग मिस्टेक है। आपको हाँ आंसर तो जान ही रहा हिंदी है। में देखिए ना, विनिवेश लिखा हुआ है, हिंदी वैसे में तो इसका सही लिखा आंसर हुआ है। डी होना चाहिए, आपको आंसर मेरा ठीक है, जान ही रहा है। डी होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, हिंदी में सर लेकिन विनिवेश, हिंदी में तो हाँ हाँ विनिवेश ही तो हाँ, लिखा हुआ है। क्योंकि डी इन्वेस्टमेंट और डिस इन्वेस्टमेंट और डिवेस्टमेंट तीनों एक ही है। एक हाँ। ठीक है, तो कहीं पर अगर आपसे डिस इन्वेस्टमेंट का सिनोनिमस पूछा जाए तो डिवेस्टमेंट भी कर सकते हैं। हाँ देखो, तो फिर ये क्वेश्चन तो के सही साथ होगा साथ ना। हम नए नए वर्ड्स भी सीख रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या आ गया, अब विनिवेश तो था ही था, हमने पढ़ा ही था। हम्म। ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है शेयरिंग ऑफ रिस्क एंड रिवार्ड्स बिटवीन द पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनर्स, मतलब सार्वजनिक और जो निजी भागीदारों के बीच में जो जोखिम और पुरस्कार का साझा करना भी नए इन्वेस्टमेंट को खत्म कर सकता है। ऐसा तो नहीं लिखा था कहीं कि ये चीज खत्म कर देगा नए इन्वेस्टमेंट को, बल्कि ये चीज इसने जरूर कहा था कि अगर नया इन्वेस्टमेंट खत्म हो गया तो इनके बीच में, प्राइवेट और पब्लिक और प्राइवेट के बीच में मुसीबत खड़ी हो जाएगी। लिखा था या नहीं लिखा था? यस सर। तो आंसर क्या हुआ बताइए? डी। डी। सर ए क्यों नहीं आ रहा सर, मीनिंग तो सेम है ना, ऐसे तो ए खत्म ही नहीं आएगा, करेगा। ए ही आएगा। तो ए यही ही तो आएगा है ना? आंसर, ए ही ए भेजा ही है खत्म सर आएगा। कहाँ हुआ आपको। लेकिन? क्या कह रहे हैं अंजू खत्म जी? कहाँ हुआ लेकिन? खत्म कहाँ हुआ? वो तो डाउन टर्न हुआ ना, मंद हुआ ना, वो तो खत्म थोड़ा ना हुआ वो विनिवेश तो से भी। उसके बाद क्राउड आउट ही लिखा हुआ है डाउन टर्न के बाद। देखिए, हाँ व्हाट विल हाँ। क्राउड आउट द न्यू इन्वेस्टमेंट। अब देखिए, मैं आपको पैसेज दिखाता हूँ, जब पैसेज देखेंगे ना, ये देखिए, ये कहां पर था? Just like the सेकेंड वाले में disinvestment नीचे। deals during a downturn would crowd out new investment and the risk the tag of fire sales. यहाँ पे कंडीशन दी हुई है, पर वहां पे जनरलाइज तरीके से पूछा हुआ है, तो वहां पे कंडीशन भी इंक्लूड होगी। मिल रही क्या आप लोगों को? नजर आ रही है? बता देंगे कहां पर है?
ये सेकंड Sir, सेकंड में last लास्ट पैरा में। है। जस्ट लाइक दिस इन्वेस्टमेंट के सर बाद लास्ट फोर्थ लाइन, लास्ट फोर्थ लाइन। लास्ट फोर्थ। हाँ लास्ट फोर, हाँ which by now. नीचे। आप मिल पाई हम ठीक है। जस्ट लाइक डिसइन्वेस्टमेंट डील ड्यूरिंग ए डाउनटाउन। देखो मतलब क्या कहा है, ये चीज नहीं है। देखिए ध्यान दीजिए, आवाज आ रही है ना मेरी आप लोग? यस सर। जी जी जस्ट एक डिसइन्वेस्टमेंट डील मतलब विनिवेश की जो ये ड्यूरिंग ए डाउनटर्न, मंदी के दौरान, वो इसको क्राउड आउट कर देगा न्यू इन्वेस्टमेंट को। ठीक है, और वहां की क्वेश्चन पूछा गया है कि नए इन्वेस्टमेंट को क्राउड आउट क्या कर देगा। ठीक है, क्या कर देगा? तो डिस इन्वेस्टमेंट है वो तो करेगा करेगा, चाहे मंदी के मतलब देखो अगर कंडीशन, तब अगर कंडीशन देता और वहां पे डिस नहीं लिखा होता तो वो गलत हो जाएगा। कंडीशन तो दे ही नहीं रखा, तो ये तो चीज आ ही सकती है। वह कंडीशनल फैक्ट वहां पे नहीं पूछा गया है। सर हाँ जी, यहाँ पे डाउनटर्न की कंडीशन दी हुई है, पर क्वेश्चन में जनरलाइज तरीके से पूछा हुआ है, तो उसमें तो हम कंडीशन हाँ इंक्लूड ही क्वेश्चन करेंगे में ना। जर्नलाइज, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, क्वेश्चन में जर्नल में पूछा गया है, यहाँ पर कंडीशनल वे में है। ठीक है, अब दो स्टेटमेंट देने का मतलब क्या बन रहा था वहां पे? दूसरा स्टेटमेंट इसी से बिल्कुल मिलता जुलता दे दिया था एक तो, और प्लस पहला स्टेटमेंट। क्लियर? तो आंसर इज ओनली ए। ठीक है, अब जो आंसर आएगा, अब क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन को अब मैं चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। आप लोग ध्यान देना, सभी के सभी ध्यान देना। व्हाट क्राउड द न्यू इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग, ड्यूरिंग लिख रहा हूँ डाउन टर्न। अब बताइए क्या होगा? अब तो बहुत हो जाएगा सी। सर अभी भी तो ए ही रहेगा। ए अब ही भी यही रहेगा। रहेगा, क्यों सर? अभी तो चाहे यही रहेगा। कंडीशन दे। देखिए, अब चाहे कंडीशन दे या ना दे, आंसर तो वही है ना, चीज तो वही है। लेकिन अगर कहता व्हाट इज कंडीशन फॉर, देखो अगर कंडीशन पूछता आपसे, ठीक है, कि व्हेन द न्यू इन्वेस्टमेंट विल बी क्राउड आउट, कब होता? ठीक है, तब वहां पे कब होता? ड्यूरिंग, समझ गए ना? मतलब मैंने कि उस समय कब होता? जब मंदी आती, डाउनटाउन होता। ठीक है, तो कंडीशन अगर पूछता है आपसे, तब वहां पे आप कर सकते थे डाउनटाउन। तो दो वे में क्वेश्चन बन जाता है। तो अब अगर आपसे इसमें रीजन नहीं दिया है या कंडीशनल नहीं दे रहे, लेकिन आपसे पूछा तो गया ना। अगर मैं कहता हूँ, एक बात को कहता हूँ, ठीक है, मैं जैसे किसी भी क्वेश्चन को ये कह देता हूँ, मान लीजिए किसी भी कंपैरिजन करते हुए, कि मैं अज्जू जी को बाजार में मिलूंगा, बाजार जाते समय मिलूंगा, और मैंने क्वेश्चन पूछा कि मैं किससे मिलूंगा, तो आप किससे कहोगे? अज्जू जी से ही कहोगे। अब ये कंडीशन थोड़ी होगी कि बाजार जाते हुए, कंडीशन नहीं दे रखा तो उसका आंसर चेंज हो जाएगा या चेंज होगा? समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? वहां पर कंडीशन दिया हुआ है मंदी के दौरान, यहाँ भी बाजार जाते समय कंडीशन दिया हुआ है, लेकिन मैं पूछता हूँ कि मैं किससे मिलूंगा, तो भाई अज्जू से ही मिलूंगा, चाहे बाजार जाते से मैं अगर कंडीशन, हाँ अगर उसमें ये दे देता कि वहां पर खेल खेलते समय किससे मिलेंगे, तब अज्जू जी नहीं आते, तब नन ऑफ दीज हो जाते। लेकिन कंडीशन तो इस वहां पे स्पेसिफाई कर ही नहीं रखी है ना, कोई शर्त दे ही नहीं रखा, तो हमारा आंसर वो होगा डिवेस्टमेंट डील, मतलब विनिवेश की नीति। ठीक है जी, यस सर। आगे बढ़े फिर हम लोग। जी सर। थर्ड क्वेश्चन, why the government has said fiscal constraints are not the trigger for this plan? सरकार ने ऐसा क्यों कहा कि योजना के लिए वित्तीय बाधाएं ट्रिगर नहीं है, मतलब कारण नहीं है? ट्रिगर का मतलब बताया था कॉज। सर पैरा देखना है। पहरा देखना है, बिल्कुल दिखा देंगे। अरे सेकंड पहले स्टेटमेंट, रखिए तो सही। सेकंड स्टेटमेंट भी पढ़ लीजिए पहले आराम से, फिर दिखाता हूँ सबको एक सर साथ हाँ, ही। 1 मिनट पहले पढ़ लीजिए।
सर पैराग्राफ दिखा दीजिए, हो गया। क्या सबने देख लिया क्वेश्चन? जी कर दीजिए। दिखा है, दीजिए right. सर। इस वाले में बता दिए, थोड़ा जल्दी हो जाएगा सबका। बिल्कुल बिल्कुल। फर्स्ट बता दो। पैराग्राफ। ओके, थैंक यू। सर क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन की ओर कर दूं? प्लीज वेट। ओके ओके, देख लीजिए, कोई नहीं, देख लीजिए, आराम से देखिए। रुकिए। क्वेश्चन का आप लोग क्या करा करें, स्क्रीनशॉट ले ले तुरंत। यस सर, डन। डन, ठीक है, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, कौशिक जी, ये जो जवाब है आपका इसी क्वेश्चन का या पहले वाले का है? कौशिक जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? पहले वाला का था सर, दे रहे हैं। आपको ठीक है, ठीक। आंसर जा ही नहीं रहा है, पता नहीं आप आपको शो कर रहा है कि आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। ओके। ठीक है संजीव, इस वाले से उम्मीद है कि ये वाला सही होगा। गया। अभिषेक जी, आ गया वैसे आपका आंसर। हाँ, ठीक है, सबके आंसर मोस्टली आ चुके हैं। मैं देखिए जवाब देता हूँ, क्वेश्चन हम लोग रीड करते हैं। राहुल जी के भी आगे, बिल्कुल। Why the government has said fiscal constraints are not the trigger for this plan? सरकार ने ऐसा क्यों कहा कि ये योजना के लिए जो वित्तीय बाधाएं है वो केवल इसका कारण नहीं है? पहला पॉइंट, बिकॉज गवर्नमेंट वांट ओनली टू फंड फ्रेश कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि सरकार केवल बुनियादी ढांचे के लिए नए पूंजीगत व्यय को वित्त पोषित करना चाहती थी, उसको फंडिंग लाना चाहती थी या उसको देना चाहती थी, कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, बिकॉज गवर्नमेंट वांट टू पे फॉर ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट राइट्स एंड एक्सपेक्टेड टू मॉडर्नाइज एसेट्स, क्योंकि सरकार संचालन और प्रबंधन के अधिकारों के लिए भुगतान करना चाहती थी और चाहती थी कि जो भी बंदा ले उससे ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो इसे मॉडर्नाइज करे, आधुनिकरण करे। तो यहां पर देखिए, नए बुनियादी ढांचे को वित्त पोषित करने की बात चल रही है। ठीक है, अगर उसको फंडिंग का काम उसके लिए स्टार्ट करे, देखिए क्वेश्चन बस मेन है क्वेश्चन, वित्तीय बाधा क्यों नहीं बताया गया है? आप लोगों का आंसर मोस्टली जो आ रहा है, मोस्टली अगर मैं बात करूं तो ए आ रहा है, बी भी है, वैसे तो इक्वल ही है, आप लोगों के इक्वल ही है आंसर के जवाब। ठीक है, कि क्या कारण नहीं है? पहला कारण जिसका भी है, जिसने भी दिया है, जिसने भी पहला कारण दिया है उसका जो जवाब है वो सही या गलत? गलत। बिकॉज गवर्नमेंट वांट ओनली टू फंड फ्रेश कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि सरकार नहीं। केवल पूंजीगत व्यय को वित्त पोषित ओनली करना सर, चाहती। ओनली नहीं होगा। हाँ, ओनली ने बिल्कुल। गड़बड़ कर रखी है फर्स्ट स्टेटमेंट में। समझ गए ना? वाला ओनली जो गलत लिखा है ना वो गलत है, इसीलिए मैंने वापस इसे रीड किया। तो सो द करेक्ट आंसर इज बी। चलो फाइनली सही तो हुआ। ठीक है, क्या क्वेश्चन सबको आगे समझ में ये वाला? यस सर। बिल्कुल। अगले की तरफ चलते हैं, सिनोनिम्स फॉर वीथर। अब ये वीथर तो इस पैसेज में कहीं दिया नहीं है, लेकिन आप देखिए ये वर्ड तो पढ़े ही है, लैंग्वेज, नेटिग्रिटी, वे, काउंटर, किसका मतलब था, क्या हो सकता है? लैंग्वेज।
ए। बिल्कुल सही है, शुरू में ही मैंने बताया था लैंग्वेज का मतलब जो होता है वो बद से बदतर होता है, यही खस्ता आएगा। होता है। हम्म। तो सड़ा इसका सड़ा आंसर हुआ बासी। हाँ विथर आएगा, विथर जो है लैंग्वेज आएगा उसका, ए आंसर। यही आएगा हाँ। क्योंकि निटी ग्रिटी मैंने आपको बताया था आधारभूत होता है, वे आपको बताया था मैंने, कहा था वजन नहीं होता, वे याद रखना, कंसिडरेशन। वो कंसिडरेशन। वैसे भी ना धर्मेंद्र जी, जो एकदम छोटा दुबला दुबला होता है उसको सूखा का बोल ही देते हैं, तो ये सूख गया हो गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है, आज ये वाला पैसेज हमने करंट अफेयर से, करंट अफेयर का ये एडिटोरियल कंप्लीट कर लिया। ठीक है, और एक लास्ट क्वेश्चन है, ये बता दीजिए इसका, इस पैराग्राफ का लास्ट क्वेश्चन। ऐसे ही बता दें या ऑप्शन में ऐसे ही बता दीजिए, इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत तो है नहीं मेरे हिसाब से, पैसेज देखने की जरूरत नहीं है, ये अगर आपने पढ़ा है तो आंसर डायरेक्टली दे सकते हैं। अच्छा ओके, इससे तो बहुत आना चाहिए सर बी आना चाहिए शायद। भाई सी। आप मेरे हिसाब लोग, से दोनों आना चाहिए। अच्छा सी। एक बात बताइए, जांच पड़ताल तो होगी, ये भी बताया गया इस रिस्क, ठीक है, जब जांच पड़ताल होगी तभी तो वो ऑडिट, तभी तो उसका बाहर कर देगा नए निवेशकों को, क्राउड आउट करेगा। बिल्कुल सी आएगा। तो दोनों आंसर है इसका बहुत। अब आप लोगों ने देखो 5 क्वेश्चन मैंने कराई इस पैसेज से, और इतने कंफ्यूजिंग वाले थे कि लगता है ये आंसर सही है, लगता है नहीं ये है। तो ये कंफ्यूजन क्लियर कब होगा, ये दूर कब होगा, जब इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे, नए नए पैसेज पढ़ेंगे। एक बार कर लिया, सोचा अनसीन पैसेज कर लेंगे, कभी नहीं होगा, लिख के दे सकता हूँ ये चीज। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना बेस्ट होगा। अब देखिए किसी ने यूट्यूब पे इतने सर। वीडियो पढ़े। हाँ जी, सर ये फर्स्ट वाला जो पॉइंट है एडवर्स ऑडिट पैराज, ये सर ये एडवर्स ऑडिट, ये एडवर्स मेंशन्ड है पैराग्राफ में? बिल्कुल है। ओके। ठीक है, और ये और चीज ध्यान रखे, कई वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब पे, कहते हैं कि अनसीन पैसेज के कॉम्प्रिहेंशन करने को ट्रिक है। इसके लिए कोई ट्रिक काम नहीं करेगी, डिपेंड करता है आपके पहरे पे। आप देखिए गाइस, आपके सामने में एक पहरा है, ठीक है, ये नहीं, दूसरा लेता हूं मैं, ये भी नहीं लेता, एक मिनट गाइस, जो फर्स्ट टाइम मैंने आप लोगों को दिखाया था ये पहरा, ठीक है। अब यहां पर मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं पैसेज को करने की, ठीक है। अभी पैसेज आप मत पढ़िए, पैसेज मत पढ़िए, ठीक है, कोई भी ध्यान मत दीजिए। जो यूट्यूबर है मैं उनके हिसाब से अब चल रहा हूं, ठीक है। यूट्यूबर कई कहते हैं कि पैसेज को आप लोग पढ़ो बिल्कुल ध्यान से, पहले क्वेश्चन तो फिर में डायरेक्ट उसका आंसर ढूंढो। यूट्यूबर ये कहते हैं आपसे कि भाई आप पैसेज पढ़, तभी पढ़ेंगे जब पूरा पढ़ेंगे तभी पता लगेगा भाई क्या क्या फैक्ट की कही गई है। अगर बिना पैसेज पढ़े, बिना सारा पैसेज कंप्लीट पैसेज पढ़े आप एक्चुअल चीजें बता सकते हैं? नहीं बता सकते। अब पैसेज में फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे, फर्स्ट क्वेश्चन, पोजीशन इन आईएमएफ वर्ल्ड आउटलुक रिपोर्ट इंडिकेट, कि आईएमएफ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट क्या इंडिकेट करता है, ठीक है। तो डायरेक्ट हमने इसका आंसर ढूंढना चालू किया, भाई नहीं पढ़ा, हमने डायरेक्ट ढूंढना चालू किया और देख गया हमें शुरू में ही कि आउटलुक एज पॉजिटिव। देखो बिना पढ़े डायरेक्ट ढूंढ लिया कि भाई पॉजिटिव है, ठीक है, आंसर दे दिया इसका पॉजिटिव। क्या आप लोगों को समझ में आ गया मैं यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूँ? कि हमने क्या किया, डायरेक्ट पहला क्वेश्चन पढ़ा और डायरेक्ट उसका आंसर ढूंढना चालू किया। वर्ड रिलेशंस ना सर? जी हाँ, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया कि पहला अटेम्प्ट, ये क्या आ गया, क्रैक आईबीपीएस ये विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव वाज टेकन इन 1990 बाय इंडियन गवर्नमेंट। इसमें पढ़ा कि 1990 में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कौन सा कदम उठाया गया। तो यहाँ पर एक चीज हमारी हेल्प कर गई, 1990, जहां भी अब आपको 1990 मिले वो आंसर हो जाएगा। अब 1990 ढूंढो कहाँ है, सी आएगा इसका आंसर। वैसे जिसने करंट अफेयर पढ़ रखा होगा वो तो कर ही देगा, सी लिबरलाइजेशन इज द करेक्ट आंसर। पहले में 1990 देखेंगे, जहां भी 1990 या लिबरलाइजेशन उसके पास मिल जाएगा, ठीक है। तीसरा कह रहा है अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट द ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी।
इंडियन इकोनॉमी के ग्रोथ रेट को कौन सी चीज अफेक्ट कर रही है, तो ये हमें नहीं मिल रहा मान लो, तो इसके लिए हमने क्या याद रखना, पहला क्वेश्चन पहले दूसरे पैरे से, दूसरा क्वेश्चन दूसरे तीसरे पैरे से, तीसरा क्वेश्चन तीसरे चौथे पैरे से, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन है, अब ध्यान दीजिए, अगर दो ही पैरे हैं ना तो तीसरा क्वेश्चन दूसरे तीसरे में ही मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर तो टोटली दो है, तो दूसरे में देखिए डायरेक्ट आप, ट्रू द सर्कमस्टेंसेस डोमेस्टिक ग्लोबल पॉलिटिकल एंड मॉनसून्स आर की ऑफ अचीविंग द ग्रोथ रेट। मिल गया आंसर, सारे आ गए। मिल गए ना, ठीक है। तो ये देखिए आंसर मिल गया, इसका आप टिक कर सकते हैं आराम से, ऑल द अबव, ठीक है। चौथा क्वेश्चन हम, तो यहां पर मतलब इस पैसेज को दिखा के मेरा ये मतलब है कि कई बार इतने इजी पैसेज आ जाते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ा उनका आंसर हम लोग डायरेक्टली उसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो अभी पैसेज था करंट अफेयर से रिलेटेड, कई बार ऐसे कंफ्यूजन वाले आ जाते हैं कि आपको पढ़ना ही पड़ता है और उसकी गहराई में जाना ही पड़ता है, ना तो वहां ट्रिक काम करेगी और ना वहां पर कोई तरीका दूसरा कि हाँ भाई इस तरीके से करना, ठीक है। तो अब कल से जो एक पैसेज और करा रहा हूं, आज का छोटा सा एक ही पैसेज, कई बार ऐसा आता है एक पैसेज और एक ही क्वेश्चन देगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, ठीक है। जो कि ये पैसेज जो है ये भी एग्जाम में आ चुका है, गवर्नमेंट एग्जाम में, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है। और जो अब मैं पैसेज निकाल रहा हूं वो भी आपका ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है। एडिटोरियल उठाएंगे और एक प्रीवियस ईयर का अनसीन पैसेज उठाएंगे। तो अब है अगला, क्या स्क्रीन पे शेयर हो रहा है आप सभी को? यस सर। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इज जर्नल इज वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है यहाँ पर, तो जल्दी खत्म हो जाने वाला काइंड ऑफ, हाँ बिल्कुल एक तरह से जल्दी खत्म हो जाए। थोड़ा सा बड़ा जैसे कर दीजिए इसको। पेट्रोल उड़ जाता है, उसी सेंस में हम रिलेट कर सकते हैं इसे। थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए इसको। एक मिनट, फिर से चलेंगे क्या सर? उपस्थित हुआ। अब बड़ा कर दिया है मैंने। श्योर। थैंक पैराग्राफ को ध्यान से पढ़िए, छोटा सा पैराग्राफ है, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। एफडीआई के बारे में बहुत आजकल चल रहा है करंट अफेयर में, ठीक है। और उधर जो पिछला था वो भी करंट अफेयर से रिलेट था, तो इसलिए करंट अफेयर जरूरी है हर एग्जाम के नजर से अगर देखा जाए तो करंट अफेयर मोस्ट इंपोर्टेंट है। पढ़ते हैं, चलिए ठीक है, इसे पढ़ भी लेते हैं हम लोग, फिर इसके क्वेश्चन में आपको दिखाता हूँ। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इज जर्नल इज वोलेटाइल, मतलब जो निजी निवेश है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट मतलब जो भी बंदे प्राइवेट ले है, वो इन्वेस्टमेंट जो इसमें कर रहे हैं वो सामान्यतः क्या है, चप्पल है। मतलब यानी कि चप्पल का मतलब आप लोगों ने खुद ही बताया क्या है, जल्दी तो स्थिर नहीं है, जो जल्दी खत्म होना है या स्थिर नहीं है, अस्थिर है, ठीक है, असामान्य है, ठीक है। फॉरेन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, एफ, जो फॉरेन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट मतलब फॉरेन मतलब विदेशी, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट मतलब यानी कि वही आपका क्या हो गया, निजी निवेश, मतलब जो विदेशी निजी निवेश है इज मोर वॉलेटाइल, वो ज्यादा अस्थायी है, असामान्य है, बिकॉज द अवेलेबल इन्वेस्टमेंट, जो भी इन्वेस्टमेंट अवेलेबल है, जो इन्वेस्टमेंट एवेन्यू अवेलेबल है वो क्या है, सिग्निफिकेंटली ग्रेटर है या ज्यादा बड़े हैं उनसे पहले वाले से, मतलब ज्यादा है, ये बताया गया, ज्यादा स्थिर है पूरे वर्ल्ड के लिए, ब्रैकेट में दे दिया एंटर फॉर द एंटायर वर्ल्ड है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड के लिए। देयरफॉर द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, इसलिए एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, दायित्व है, कैन नॉट बी लेफ्ट, उसे छोड़ा नहीं जा सकता है, किसके ऊपर, टू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर।
द करंट एफडीआई, जो करंट की एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या है, आर वोलेटाइल ओवर टाइम। ठीक है, यहां पर देखिए आर वोलेटाइल ओवर टाइम, इसका मतलब क्या निकालते हैं, आर वोलेटाइल ओवर टाइम। पर वो पूरे टाइम ही हर ऐसे समय रहती है, तक, मतलब उस पर विश्वास हर नहीं करा समय जा ऐसे सकता। रहता है। बिल्कुल हाँ, वोलाटाइल ओवर टाइम मतलब समय के हिसाब से वो बदलती रहती है, उसका कोई भरोसा ही नहीं है। ठीक है, एंड अक्रॉस सेक्टर्स एंड रीजन्स, मतलब देखिए यहाँ पर पूरे सेंटेंस को हम पढ़ते हैं कि जो करंट की एफडीआई है वो टाइम को लेकर परिवर्तनशील है, मतलब यानी कि कोई उसका भरोसा नहीं कर सकते, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की बात हो या किसी भी क्षेत्र की बात हो। ठीक है, विच इज ए नेसेसरी कॉन्सिक्वेंस ऑफ देयर सर्च फॉर द हाइएस्ट रिटर्न। ठीक है, विच इज ए नेसेसरी कॉन्सिक्वेंस मतलब यानी कि जो कि एक आवश्यक किसी चीज का परिणाम है, रिजल्ट है, ऑफ देयर सर्च, उनकी तलाश के लिए, फॉर द हाईएस्ट रिटर्न मतलब यानी कि अधिकतम किसी चीज का रिटर्न पाने के लिए, फल प्राप्त करने के लिए। ठीक है, आगे द एडवर्स कॉन्सिक्वेंस आर अनस्टेबल अनएम्प्लॉयमेंट। एडवर्स कॉन्सिक्वेंस का मतलब बताइए, एडवर्स कॉन्सिक्वेंस का मतलब बहुत बुरे। कुप्रभावित। कुप्रभावित। ठीक है, बहुत बुरे। ठीक है, जो एडवर्स कॉन्सिक्वेंस है आर अनस्टेबल, जो ये कुप्रभाव, इसका कुप्रभाव क्या है कि आर अनस्टेबल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अस्थिर रोजगार, एंड एसेंट्यूशंस ऑफ इनकम, जो इनकम मिल रही है उसमें भी मतलब असमानता, एंड देखिए दोनों चीज की बात हो गई, इनकम एंड रीजनल इनइक्वालिटी, आय की भी और क्षेत्रीय चीजों में भी असमानता, ये परिणाम है, दुष्परिणाम है, यह बुरे प्रभाव है। ए प्रोबेबल पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस ऑफ फॉरेन, बताया गया, मैं जब से पेन छोड़ के बैठा हूं ऐसे ही, a probable positive consequence of foreign investment is the inflow of new technology and its subsequent diffusion। बताया गया है कि एक देखिए, सबसे पहले कभी भी अगर मान लो आपको हिंदी नहीं आती है या आपके सामने इंग्लिश के पैसेज गिवन है, तो जो वर्ड आपको इंग्लिश में आता है ना उसे इंग्लिश में ही पढ़ लो। अपने दिमाग को ज्यादा घुमाओ मत, घुमाओगे उल्टे उसके मीनिंग लिखोगे और उल्टे आंसर लिखोगे। अगर इंग्लिश में आपको आता है वो चीज, मतलब इंग्लिश में से बोल पा रहे हो और हिंदी मीनिंग नहीं पता तो छोड़ दो ना। अब मान लो सपोज करो मुझे इसमें काफी चीजें सपोज करो नहीं पता, जैसे मैं कह दूं कि प्रोबेबल पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस, प्रोबेबल का मतलब मुझे नहीं पता, छोड़ दिया। ठीक है, पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस मुझे पता है क्या है, और वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट ये भी पता है, लेकिन सपोज करो ये भी नहीं पता, तो मैं क्या पढ़ रहा हूं कि पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस का, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस का, इंग्लिश में ही पढ़ लिया गाइस मैंने, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस जो है वो नई टेक्नोलॉजी के लिए इनफोलो है। देखिए सारा कुछ इंग्लिश में पढ़ लिया, समझ गए ना आप मेरी बात। तो यहां पर इस इंग्लिश में पढ़ने के मतलब ये हुआ, हम उसके भाव को तो समझ गए ना, कुछ कह रहा है ठीक है कि पॉजिटिव सकारात्मक बात बता रहा है, ठीक है, सकारात्मक परिणाम बता रहा है, पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस। फॉरेन इन्वेस्टमेंट सब समझते हैं, ठीक है, तो बेशक से अगर आपने इंग्लिश में पढ़ ली तो इससे कोई, इनफॉलो ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, इनफॉलो, इनफॉलो जो बना है किसका, इनफॉलो का मतलब क्या है, सर इनफ्लो, वी कैन से कि फ्लो, कि क्या वहां बताया, से यहाँ आ रहा है। बिल्कुल, प्रवेश कराना किसी चीज हाँ में। किसी चीज के मतलब एक तरह से एंट्री करना। ठीक है, तो वो ही बता रहे नए तकनीक का जो प्रवेश है, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि प्रोबेबल पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस, मुझे प्रोबेबल नहीं पता था तो मैंने छोड़ दिया, तो आप पूरे लाइन की मीनिंग क्या बना दी मैंने कि पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस की जो सकारात्मक परिणाम है किसका, विदेशी इन्वेस्टमेंट का, विदेशी नीति का, उसके कारण क्या हो रहा है कि नए तकनीकों का प्रवेश हो रहा है। अब प्रोबेबल से क्या फर्क पड़ा कोई, और अगर मान लीजिए हम इसी को अगर मैं ढूंढता कि यार प्रोबेबल क्या होगा क्या होगा और मैं इसे छोड़ दूं, चलो आया नहीं, इस लाइन को ही छोड़ देते हैं, लाइन छोड़ना नहीं है आपको, जितना आता है उतना ही कर दो। ठीक है, प्रोबेबल कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, इस बार नहीं पता लेकिन अगली बार आप आओगे पढ़ के तो आप उसका मीनिंग निकाल सकते हो, प्रोबेबल मतलब संभावना होती है। जिसकी संभावना है। ठीक है, किसी चीज की यहाँ पर संभावना बात की गई है कि सकारात्मक जो परिणाम है उसकी संभावना की बात की जा रही है, नहीं पता था मैं छोड़ दिया, सीधी सी बात है। तो आप कंफ्यूज मत हो किसी भी चीज में, ठीक है, नहीं आता तो ये नहीं कि छोड़ देंगे, जितना नहीं। सर की आवाज आ रही है क्या?
हाँ जी, आ रही है। मुझे क्यों नहीं आ रही? आपका नेटवर्क खराब होगा। अरे बाकी सबकी तो आ रही है। हेडफोन खराब हो गया तुम्हारा। आपको नहीं आ रही क्या? हाँ अरे रुको सर ना, की बोल नहीं आ रही है, मत खेलो, अरे डिस्टर्ब मत करो तुम बीच में। मत खेलो। अज्जू अब म्यूट कर लो, चलो। क्वेश्चन हाँ लिखा ये था। बस, सर है ही नहीं, ले होस्ट बन गए राहुल बहुत भैया। बड़ा नहीं है, देखो देखो ठीक तरह से देखो भाई। सर है, अभी अभी बोलना बंद किया है, म्यूट किया है सर ने। नेटवर्क इशू हो रहा है, सॉरी गाइस, आज बार बार पता नहीं, आज बारिश वारिश हुई है, कैसे क्या वाईफाई भी शगुफ्ता दीदी? आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को अब? यस सर। आ रही है, प्रॉपर आ रही है, हाँ, बहुत आ देर रही से है आ रही सर, है। अब आ देखिए रही है। मैं बता रहा था, अगर आपके सामने थाली में खाना रखा गया और 4-5 सब्जी रखी है, आपको एक सब्जी पसंद नहीं, क्या सारी सब्जी छोड़ दोगे, खाना ही नहीं खाओगे? ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। आप ऐसा ही करते हो ना, फिर एक सब्जी छोड़ दोगे जो नहीं पसंद। तो यस यहाँ सब्जियों पर का भी विचार वही, में रख देंगे। ठीक है, यहाँ पर भी आपको क्या करना है, सिर्फ वही चीज छोड़ना है जो आपको पसंद नहीं है, सारा मत छोड़ो, ठीक है। ऐसे अगर सारा सारा छोड़ते गए तो पैसेज ही पूरा रह जाएगा। आगे, आगे कहा गया है, however the technology diffusion, however the technology diffusion and its subsequent, however the technology diffusion is not at all certain because the existing state of physical and human capital in India may prove inadequate for the diffusion। मतलब ये हुआ गाइज यहाँ पर कि बताया गया है कि जो प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन का मतलब मेरे हिसाब से आप सब इजीली समझ सकते हैं कि डिफ्यूजन किसे कहते हैं हम लोग, जिसने फ्यूजन पढ़ा होगा वो डिफ्यूजन भी पढ़ा होगा। अरे संयुग्मन का उल्टा क्या कहते हैं उसको, टूटना मतलब उसे कहेंगे बिखरा वैसे। हुआ, ठीक है, बिखराव, हाँ। ठीक है। तो यहाँ पर यही है कि जो टेक्नोलॉजी है, जो तकनीकी है, उसका जो बिखरना शुरू हो रहा है या जो उसका बिखराव जो शुरू हो रहा है, इज नॉट एट ऑल सर्टेन, ये निश्चित नहीं है। बिकॉज क्योंकि द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ द फिजिकल एंड ह्यूमन कैपिटल, क्योंकि जो भौतिक और जो यहाँ पर मानवीय पूंजी की बात की जा रही है भारत में, वो क्या कर सकता है, इसे इनएडिक्वेट फॉर द डिफ्यूजन, मतलब यानी कि इसको अपर्याप्त, इनएडिक्वेट होता है कोई चीज पूरी नहीं है, अपर्याप्त, ठीक है। अपर्याप्त। तो उसके लिए फॉर द डिफ्यूजन मतलब यानी कि जो चीज खराब हो रही थी उसके लिए ये अपर्याप्त साबित हो सकता है, कहने का मतलब ये है। तो देखो छोटा सा है, वोलेटाइल नेचर, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के बारे में बात की गई है और एफडीआई के बारे में बात की गई है, और कुछ नहीं है। क्वेश्चन इससे एक ही आया था एग्जाम में और यूपीएससी का ही है ये, और ये क्वेश्चन जो है आपका क्या है, ये लीजिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लाइनिंग को मैं हटा देता हूँ, काफी छोटा क्वेश्चन है। छोटा है ना, एक ही काफी आया ना छोटा है। इसीलिए। ये देखिए, पढ़िए। हिंदी वालों के लिए हिंदी मीडियम में दिया हुआ है, इंग्लिश वालों के इंग्लिश मीडियम, या चाहे तो हिंदी वाले इंग्लिश मीडियम के थ्रू भी आसानी से जवाब दे सकते हैं, अगर हिंदी ना लिखी हो तो कोई जरूरत नहीं है। अपनी सही लग रहा है। आंसर फिफ्थ भी ऑप्शन है क्या इसका, ए बी सी डी ई भी है क्या इसका? हाँ, जवाब दीजिए गाइज आप लोग। भेज दिया भाई। आ गया आपका जवाब, भेज दिया वेरी सर जी। वेरी गुड, दो तीन तीन जवाब आ गए, तीनों गलत है अब तक। चेंज कर देते हैं। नहीं नहीं नहीं, एक बार एग्जाम में करने के बाद भाई चेंज जो है वो अलाउ नहीं है। सर नहीं हो रहा है आपको सेंट आंसर। मुझे पर्सनल, चलिए कोई नहीं, आप बोल के बता दीजिए। वादा की मेरी बेइज्जती हो अच्छे से। मैं नहीं तो आप सी ले बेइज्जती, रही थी। देखिए सी अब तक सी। मैं, ये अब हाँ ज्यादा सीख जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, और
और जवाब दीजिए बाकी लोग भी। मेरा डी। हमको सी लग रहा था, काहे लग रहा था। अच्छा ठीक है, अब जवाब की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए पहला स्टेटमेंट कहा गया 1 2 4, फर्स्ट ऑप्शन। पहला स्टेटमेंट एक बार सी है पढ़ते इसका हैं। आंसर। सी, सी, दीर्घ काल में विदेशी नीति पर भरोसा करना आर्थिक रूप से एक सही नीति नहीं है। सही तो कह रहा है, ये गलत कहाँ कह रहा है? एफडीआई पर भरोसा करना सही नहीं है, सही बात है। क्या गलत कह दिया इसने? नहीं, ऊपर ना लाइन कुछ अलग से लिखी हुई थी, कुछ और बोला गया था उसमें कि लंबे टाइम पीरियड तक उस पर भरोसा करना नहीं चाहिए, वो कुछ और भी लाइन था वहां पे। ये वहां पर कुछ भी हो, वहां पर मतलब यही निकल के आ रहा था कि विदेशी नीति पर आप भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि समय के लेकिन उससे अनुसार वो पहले चेंज हो वाले जाता है। क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहे थे तो बोल रहे थे एक एक वर्ड सही हाँ होना हाँ चाहिए, बिल्कुल। तो यहाँ इसके पर वजह से। अब इस हिसाब से तो आप पैसेज में देखोगे तो वो लाइनिंग ही नहीं मिलेगी आपको। अब वो लाइन नहीं मिलेगी पैसेज में। यहाँ पे मैंने आज आपको 2 पैसेज कराए हैं, एक अलग है, दूसरा बिल्कुल उससे अलग है। एक के वर्ड मीनिंग्स या वर्ड जो होंगे आपके पैसेज में मिलते जुलते होंगे, और एक स्टेटमेंट नहीं मिलेगी। आपको खुद अपने माइंड से ऑब्जर्व करके क्या चीज सही है वो देखना है यहाँ पे। भाई पूरा पैसेज पढ़ा तो हमने ये जान लिया कि एफडीआई पर भरोसा नहीं कर सकते। एम आई राइट? यस सर। दूसरा स्टेटमेंट, ऐसी नीति को अपनाओ जिससे विदेशी निजी निवेश में चपलता को कम कर सकते। ये भी बात कही थी इसने, मतलब ये यहाँ पर कहना तो चाह रहा था, बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन एक चीज बताइए, इसने ये चीज नहीं मतलब इसकी बातों से लगा था, लेकिन पैसेज के अंदर जब हमने पढ़ा तो उसमें इसकी कहीं झलक नहीं थी कि निजी निवेश, विदेशी निजी निवेश को कम करो। और सर तो वो पूर्व कल्पना ही तो बता रहा है ना, पूछ रहा है। हाँ अब देखिए आगे भी पढ़ते तब आपको पता लग जाएगा। तीसरा इसने कहा घरेलू निजी निवेश को सशक्त बनाने वाली नीति अपनाओ। घरेलू निजी निवेश की भी बात नहीं की थी। अब इस हिसाब से हम देखें तो कुछ भी पैसेज में नहीं मिला, तो इसीलिए मैंने कहा आपको खुद करना है। खुद करा तो पहला स्टेटमेंट सही आया, दूसरा स्टेटमेंट जो है वो भी बात सही है या नहीं सही है? ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट देखो भाई, विदेशी निजी निवेश को कम करोगे तो ऑटोमेटिक घरेलू निजी निवेश बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? तो दूसरे से ही तीसरा अपने आप आ गया, तीसरे को अलग से लेने की जरूरत नहीं है। अगर ले भी लेते हो तो आपका पहला दूसरा तीसरा ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन पहला दूसरा चौथा तो ऑप्शन है, तो इसलिए आंसर ए इज द करेक्ट। तो मेरा सही तो था, सही फिर है आपने मेरा, गलत कैसे बोल दिया सही उसको? तो है मेरा, फिर क्यों परेशान हो रहे अच्छा थे? एक मिनट, मैंने किसका देख लिया फिर। ठीक है, ए ऑप्शन सही है। राहुल जी आपका बिल्कुल सही है, अभिषेक जी सही है, सगुप्ता जी आपका बिल्कुल सही है, और रिया महेश्वरी जी आपका भी सही नहीं, है। सगुप्ता जी का सी था। नहीं नहीं, मेरा सही था। नहीं, अच्छा वो पहले का होगा फिर आपका। तो गाइज मेरे हिसाब से आज का जो है हम लोगों ने काफी कुछ कर लिया, और मेरे हिसाब से समझे भी होंगे आप लोग मेरी बातों को, मैं यहाँ पर क्या कहना चाह रहा था। यस सर। बिल्कुल भी। ठीक है, आज का जो सेशन है एक तरह से यहाँ पर खत्म होता है, लेकिन